दोस्तों नमस्कार, मैं मनदीप आपका सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज से मैं आपके लिए एक नई खुशखबरी लेकर आया हूं। वो खुशखबरी ये है कि सुकून एफएम चैनल पर जो सीक्रेट घर जमाई कहानी चल रही है उसका हम टाइम आपको बढ़ाकर दे रहे हैं। आज से ये कहानी आपको 1.5 से 2 घंटे के बीच में मिला करेगी। इसी के साथ आप लोग मुझे ये ज़रूर बताएं कि इसका टाइम हम शाम को 7 बजे ही रखें या फिर टाइम बढ़ने के कारण इसको हम पहला देना शुरू करें, जैसे कि 6 बजे या 6:30 बजे। ज़रूर से आज सभी के सभी कमेंट करेंगे जो जो दोस्त सुन रहे हैं, और एक प्यारा सा कमेंट ऐसा भी करेंगे जिसमें हमें पता चले कि आप लोग कहाँ से हमारी कहानी को सुनते हैं। पूरे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर भी अगर आप कहीं से सुन रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। दोस्तों साथ में अब जैसे टाइमिंग बढ़ा रहे हैं हम एपिसोड की, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और शेयर ज़रूर करें। तो अपने दोस्तों तक कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और जल्द से जल्द अपने 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करवाएं। उसी के बाद हम आपको वीडियो वाली कहानी भी सुनाएंगे। तो चलिए आज के 136वें एपिसोड में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। समर ने देखा कि कोल्ड ब्लड की पावर हाल ही में काफी बढ़ गई थी। कोल्ड ब्लड निश्चित रूप से डेमनिक ब्लड किंगडम की प्रैक्टिस कर रहा था। कोल्ड ब्लड अब ग्रैंड मास्टर किंगडम के मिड स्टेज लेवल पर भी पहुंच गया था, जो वो समर के समान था। समर को सफलता इसलिए मिली क्योंकि उसका टोटम दूसरे लेवल तक पहुंच गया था। साथ ही कुछ अन्य विशेष सिचुएशंस भी थी। कोल्ड ब्लड पूरी तरह से लोगों का खून चूसकर दूसरों के रक्तसार को लूटकर आगे बढ़ने पर निर्भर था। उसका तरीका बहुत दुष्ट था। कोल्ड ब्लड गुस्से में चिल्लाया, क्रिम्सन ब्लड साइक्लोन तलवार, और खून की तलवार को हवा में बाहर खींच लिया। जब क्रिम्सन ब्लड तलवार हवा में गुजरी तो एक बवंडर सा बन गया जो बुरी आत्माओं से भरा हुआ था, जिसे सूंघने पर लोग अपना संतुलन खो देते। समर तुरंत आगे बढ़ा और अपने पीछे खड़ी कियारा की रक्षा के लिए एक डिफेंसिव शील्ड बना ली। समर अचानक आगे बढ़ा था और उसने अपने हाथ में पकड़ी रेड फायर तलवार को जोर से वार कर दिया। फायर का एनर्जी एलिमेंट एक विशाल लाल झरने में बदल गया। इस तकनीक को रेड फायर वेव कहा था, जो एक विशाल झरना बन सकती थी, जो उच्च पावर की फायर इंपोर्टेंट सार से बना था। अग्नि का वो झरना जलता हुआ हवा में फूट पड़ा, फिर रक्त चक्रवात से टकरा गया। एक विशाल रक्तिम फूल तेज आवाज के साथ लाल आतिशबाजी की तरह हवा में बिखर गया। समर और कोल्ड ब्लड के हमले आपस में टकरा गए थे और लाइफ एनर्जी का एक विशाल फोर्स फैल गया था, जिससे कुंड में मौजूद जो खून था वो कई मीटर ऊंची लहरों में बदल गया। जो सांप थे वो बाहर निकल गए। ये सीन बहुत ही अद्भुत लग रहा था। कुछ रक्त सर्प ब्लड की लहरों के साथ बहकर चबूतरे पर भी पहुंच गए थे। उन्होंने समर के शरीर से निकलती पावर को महसूस कर लिया था और वो सभी के सभी समर को देखते ही विस्मय से झुक गए, जिससे कोल्ड ब्लड एकदम से हतप्रभ रह गया। उसे समझ ही नहीं आया था कि ये वो क्या देख रहा है। कुछ दूरी पर खड़ा क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का स्टूडेंट आश्चर्यचकित होकर वो भी देखने लगा था, क्योंकि उसने कभी भी इतनी भयंकर फाइट देखने की कल्पना भी नहीं की थी। कोल्ड ब्लड सीधे पीछे हट गया। समर वहीं पर खड़ा रहा। ये साफ था कि अब वो समर का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था। दरअसल समर ने रेड फायर तलवार की चालों में से सिर्फ थर्ड लेवल तकनीक का ही इस्तेमाल किया था। अगर उसने फोर्थ लेवल तकनीक इस्तेमाल कर ली होती तो वो और भी ज्यादा भयंकर हो जाता। कोल्ड ब्लड का चेहरा पत्ते की तरह था। उसकी आंखें ठंडी किरणों से चमक उठी। उसने देखा कि वो अमृत किंग के मकबरे पर जब समर से मिला था, तब से समर बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। कोल्ड ब्लड अपनी क्रिम्सन ब्लड तलवार लेकर आगे बढ़ा और जोर से फिर से चिल्लाया, क्रिम्सन ब्लड साइक्लोन तलवार,
एक में 3 तलवारें। उसने तलवार इतनी तेजी से घुमाई कि उसने कुछ देर में 3 वार कर दिए। तलवारों की 3 आकृतियां एक हो गई। समर पर अचूक पावर के साथ वो वार करने लगा। तीनों तलवारों की पावर को समेटते हुए तलवार में अपार एनर्जी आ गई थी। वो 3 दरारों के साथ हवा में फट गई। जब तलवार ने उसे चीरा तो हवा में एक तेज आवाज हुई, मानो अभी अभी वो फट ही जाएगी। समर ने मुस्कुराते हुए चिल्लाकर कहा, रेड फायर सिल्वर मून। और यह कहते हुए उसने अपनी तलवार में लाइफ एनर्जी को डाल दिया था। उसने तलवार को काट डाला और वो एक विशाल सिल्वर की दोपहर से बन गई। इस विशाल सिल्वर मून में एक ऐसी तेज एनर्जी निकल रही थी, मानो वो सब कुछ जलाकर राख कर देगी। इसने कोल्ड ब्लड की तलवार को बाहर ही रोक दिया था। रेड फायर सिल्वर मून तकनीक रेड फायर तलवार का 4th लेवल था और ये सबसे पावरफुल भी था। कोई भी सामान्य तलवार तकनीक इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसमें अपार एनर्जी थी। लगातार 2 बार हमला करने में असफलता से कोल्ड ब्लड घबरा गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो समर जितना ताकतवर नहीं है। समर ने तिरस्कार भरी आंखों से उपहास करते हुए कहा, कोल्ड ब्लड, तुम बहुत कमजोर हो। समर अब उस लेवल पर पहुंच गया था जहां पर कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता था, अगर वे हेड परिवारों के सेक्ट मास्टर या कुछ बहुत ही ज्यादा बूढ़े साधु या छिपे हुए राक्षस न हो। कोल्ड ब्लड को पावरफुल तो कहा जा सकता था, लेकिन समर की तुलना में वो यहां पर अब कुछ भी नहीं था। समर के रेड फायर सिल्वर मून ने कोल्ड ब्लड के हमले को रोक दिया और एक मोड़ के साथ झटके में उसकी तरफ घूम गया। कोल्ड ब्लड का दाहिना हाथ कटकर जमीन पर गिर गया और उसमें से खून बहने लगा। कोल्ड ब्लड ने ठंडे स्वर में गाली देते हुए कहा, कमीने, तुमने मेरा हाथ काट दिया। हाथ मानव शरीर का इंपॉर्टेंट अंग था और एक बार कट जाने के बाद वो दोबारा भी नहीं लगता, इसलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कोल्ड ब्लड अब एक फंसे हुए घायल जानवर की तरह बन गया था, जो जानता तो था कि वह जल्द ही मर जाएगा, लेकिन फिर भी वो मरने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, बेचारा डरा हुआ भी था और अंदर ही अंदर घबराया हुआ भी था। समर कोल्ड ब्लड की धमकी पर बस हल्के से मुस्कुराया। उसने एक जल्दी ही मरने वाली व्यक्ति की धमकी भी जरा की परवाह नहीं की। समर ने बस अपनी तलवार कोल्ड ब्लड के सिर की तरफ घुमाते हुए कहा, अब तुम जा सकते हो कोल्ड ब्लड। तलवार इतनी तेज थी, मानो आसमान में बिजली चमक गई हो। कोल्ड ब्लड समर की चाल देखकर हैरान रह गया। उसने प्रतिरोध करने के लिए अपनी क्रिम्सन ब्लड तलवार भी घुमाई। हालांकि समर इतना ज्यादा पावरफुल था, उसने तलवार को सीधे सीधे काट डाला। अगले ही पल समर की तलवार कोल्ड ब्लड की गर्दन पर जा लगी। उसकी लाल लो उसकी त्वचा को जलाने लगी थी। कोल्ड ब्लड ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का यंग मास्टर हूं। उसे समर की तलवार से जलन महसूस हो रही थी। समर ने खतरनाक किलिंग इंटेंट के साथ उपहास करते हुए कहा, ओह, यंग मास्टर। यंग मास्टर होने की तो दूर की बात, अगर तुम सेक्ट के मास्टर भी होते तो आज मेरे हाथों से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता कोल्ड ब्लड। और अगले ही पल उसकी तलवार ने कोल्ड ब्लड का सिर काट दिया। खून ही खून बहने लगा। कोल्ड ब्लड का सिर पीछे रक्त दानव कुंड में गिर गया और अनगिनत रक्त सांप कोल्ड ब्लड के शरीर पर उसका खून चूसने के लिए टूट पड़े। कुछ ही देर में कोल्ड ब्लड अब एक कंकाल बनकर रह गया था। जब क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के स्टूडेंट ने यह बात देखी तो कोल्ड ब्लड हड्डियों में बदल गया है तो उसकी भी आंखें घूम गई
और वो वहीं पर तुरंत ही बेहोश हो गया। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का यंग मास्टर कोल्ड ब्लड अब मारा जा चुका था। इसके बाद समर ने कियारा को उठाते हुए कहा, हनी चलो चले। ये कहते हुए वो कियारा के साथ रक्त दानव कुंड के ऊपर से उड़कर बाहर निकल गया। वो गुफा के दूसरी तरफ चला गया था। उसने लुढ़कते हुए रक्त दानव कुंड पर एक नजर डाली और फिर कियारा को वहां से बाहर ले गया। हालांकि क्रिम्सन ब्लड तलवार और रक्त दानव दोनों ही चीजें अनमोल थी। समर ने उन्हें लेने की जहमत भी नहीं उठाई। वो न तो इसकी प्रैक्टिस करता, न ही दूसरों को ऐसा करने देता। उसके आसपास के लोग तो इसका अभ्यास करते थे क्योंकि ये अनकन्वेंशनल था और केवल एक अभिशाप ही हो सकता था। समर और कियारा जैसे ही गुफा से बाहर निकले, क्रिम्सन ब्लड के स्टूडेंट्स ने उन्हें तुरंत ही घेर लिया। उनकी तरफ नफरत भरी नजरों से देखते हुए बोला, रुक जाओ। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के निषिद्ध एरिया पर आक्रमण करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम मौत की तलाश में यहां आए हो। वो क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के हेड स्टूडेंट थे। उन्होंने लाल रंग का कोट भी पहना हुआ था और वे सभी के सभी समर को अब गुस्से में देख रहे थे। तभी समर ने ठंडे स्वर में कहा, ओह, मैं तुम्हें हमारे रास्ते से हटने के लिए 3 सेकंड का समय देता हूं। उसके बाद जो भी होगा उसका मुझे दोष मत देना। तभी एक हेड स्टूडेंट जोर से चिल्लाकर बोला, आओ दोस्तों, इस आदमी को मार डालो। और वो गुस्से में दहाड़ता हुआ समर की तरफ बढ़ने लगा। पहले स्टूडेंट के नेतृत्व में कई स्टूडेंट्स भी बहुत तेज की तरफ से समर की तरफ दौड़े। समर ने अपनी दाहिनी हथेली ऐसे हिलाई जैसे कि वो मच्छर मार रहा हो। सबसे आगे बैठा स्टूडेंट्स अचानक टुकड़े टुकड़े होकर मर गया। ये देखकर स्टूडेंट्स पीछे नहीं हटे, बल्कि पहले स्टूडेंट्स का भी बदला लेने के लिए वो आगे और आ रहे थे। समर ने अपना हाथ तभी तेजी से हिला दिया, मानो बिजली चमक गई हो, और सभी के सभी स्टूडेंट्स पल भर में मर गए थे। गुफा से खून की तेज गंध भी फैल गई थी, जिससे लोगों को उल्टी भी आने लगी थी। ये खूनी दृश्य देखकर कियारा को भी उल्टी आने लगी। वो एक साधारण इंसान थी जिससे पहले कभी इसने ऐसा भयंकर मंजर नहीं देखा था। समर ने उसे दोबारा से उठाते हुए कहा, चलो हनी, चलो यहां से चलते हैं। और कियारा के साथ वो बाहर निकल गया। वो कियारा को लेकर क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के बाहर आ गया। उन्होंने चेन्नई के एयरपोर्ट से बस ली और 2 टिकट खरीदे। इंदौर के लिए वापस की फ्लाइट में बैठ गए। कियारा फ्लाइट में समर की बाहों में लिपटी हुई थी। आज इतनी सारी अविश्वसनीय चीज देखकर वो सचमुच में बहुत ज्यादा डर गई थी। आखिरकार वो समर की बाहों में ही सो गई। समर को अंदाजा नहीं था कि क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के लिए इतना हानिकारक प्रभाव होगा, क्योंकि उसने कोल्ड ब्लड के साथ साथ क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के कई फॉलोअर्स और स्टूडेंट्स को भी मार डाला था। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट पिशाच सेक्ट के वापस आने पर निश्चित रूप से गुस्सा हो जाएगा। इसी समय उधर पिशाच सेक्ट में क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के सेक्ट मास्टर और 2 अन्य एल्डर पिशाच सेक्ट को छोड़कर उस पर्वत की तरफ उड़ चले थे जहां पर क्रिम्सन ब्लड सेक्ट स्थित था। सेक्ट मास्टर एक सुंदर अधेड़ उम्र का आदमी था जो बिल्कुल कोल्ड ब्लड के जैसा दिखता था। उसकी आंखें चमकीली थी और उसमें थोड़ी शैतानी भी दिखाई दे रही थी। उसका नाम सुखदेव अग्निहोत्री था और वो क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का सेक्ट मास्टर होने के साथ साथ कोल्ड ब्लड का पिता भी था। इस बार वो पहले और दूसरे एल्डर को पिशाच सेक्ट के पास लेकर गया था ताकि वे उनके द्वारा किए जा रहे वेरियस कोलैबोरेशंस के बारे में बात कर सके। तभी क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के एक एल्डर ने कहा, सेक्ट मास्टर, हम निश्चित रूप से खजाना प्राप्त कर सकते हैं। जब कंचनजंगा पर्वत का निषिद्ध एरिया खुल जाएगा तो हम वहां से बहुत कीमती चीजें निकालेंगे। जैसा कि क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के एल्डर्स ने कहा था, सुखदेव ने पिशाच सेक्ट के साथ अब गठबंधन कर लिया था
वो एल्डर 60 वर्ष से अधिक उम्र का था। वो सुखदेव के उम्र से भी ज्यादा था। उसके पूरे शरीर से बहुत पावरफुल एनर्जी भी निकल रही थी। उसका नाम राजकुमार अग्निहोत्री था। वो क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का पहला एल्डर और वहां का एक्सपर्ट मास्टर था। राजकुमार के अलावा एक और एल्डर वहां थे जिनकी उम्र 50 के आसपास थी। वो थे महावीर अग्निहोत्री। वे क्रिम्सन ब्लड सेक्ट से एक दूसरे एल्डर और एक एक्सपर्ट मास्टर भी थे। अगर सुखदेव दोनों मास्टरों को पिशाच सेक्ट में नहीं लेकर जाता तो समर के लिए क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के स्टूडेंट्स को मारना इतना आसान नहीं होता। एक टॉप कन्वेंशनल पावर के रूप में क्रिम्सन ब्लड सेक्ट कभी भी इतना कमजोर नहीं होगा। ये सब कोल्ड ब्लड के लिए अति आत्मविश्वास का नतीजा था। उसने सोचा था कि उस समर को मारने के लिए यह रक्तदान कुंड ही काफी है। लेकिन उस बेचारे को अंदाजा ही नहीं था कि रक्त सांप अचानक उस पर हमला करने से मना कर देंगे। समर पर हमला करने के बजाय उन्होंने तो खुद ही उसी की जान ले ली थी। सुखदेव, क्योंकि वो पहले ही ग्रैंड मास्टर किंगडम के टॉप पर पहुंच गए थे, और दो एल्डर जो बाद के स्टेज के ग्रैंड मास्टर थे क्रिम्सन ब्लड सेक्ट में, वो बहुत तेजी से वहां पहुंचे। उन्होंने हैरानी से कहा, अरे, खून की तेज गंध आ रही है, क्या हुआ है? जैसे वो वहां और नजदीक पहुंचे, गंध और भी तेजी से उनको आ रही थी। वे सभी मास्टर थे, इसलिए उनके लिए बताना आसान था कि यह गंध सामान्य प्राणियों की नहीं, बल्कि क्रिम्सन ब्लड सेक्ट लाल रंग के स्टूडेंट्स के खून की थी। क्योंकि उनमें राक्षसी रंग था और कुछ गड़बड़ देखकर सुखदेव दोनों एल्डर्स को लेकर तेजी से क्रिम्सन ब्लड सेक्ट की तरफ भागा। वे जब कोहरे की चादर से गुजरे तो उन्हें अपने सामने ढेरे लाशें दिखाई दी। वहां से खून की गंध ही गंध आ रही थी। तीसरे एल्डर बलराम? दूसरे एल्डर चिल्लाए और मरे हुए लोगों को एक पास से दौड़े। ये वही तीसरे एल्डर बलराम थे जिसे समर ने सिर्फ एक ही थप्पड़ में मार डाला था। दूसरे एल्डर को उसे मरा हुआ देखकर बहुत दुख हुआ, और क्योंकि वे दोनों सबसे करीबी थे, तभी सुखदेव आसमान की तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाया, कौन था? कौन था जिसने हमारे क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के इतने स्टूडेंट्स को मार डाला? मैं उसको 1 लाख टुकड़ों में काट दूंगा। उसकी आंखें गुस्से से बहुत तेजी से भर आई थी। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट सैकड़ों वर्षों तक एंशियंट मार्शल आर्ट जगत में एक शीर्ष अनकन्वेंशनल पावर के रूप में स्वतंत्र रूप से आ रहा था। किसी ने भी उन पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के एक एल्डर और उसके अनुयायी को मारने की तो बात छोड़ दें, सुखदेव इस अभूतपूर्व घटना से बहुत क्रोधित हो गया था। तभी उसको कुछ याद आया। उसने घबराते हुए कहा, अरे, अरे नहीं, क्या क्या कोल्ड ब्लड को भी चोट लगी है? वो रक्तदानव गुफा में प्रैक्टिस कर रहा था। सुखदेव एक बवंडर की तरह तेजी से गुफा की तरफ भागा। वो तब भी और क्रोधित हो गया जब उसने रक्तदानव गुफा के सामने 10 से अधिक स्टूडेंट्स की लाश को और देखा। सुखदेव एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो तेजी से अंदर भागा। जब वो रक्तदानव कुंड के पास पहुंचा तो उसे हड्डियों के एक ग्रुप के अलावा वहां कुछ भी नहीं दिखाई दिया। कोल्ड ब्लड का कोई नामो निशान ही नहीं था। सुखदेव ये सब देखकर एकदम से स्तब्ध रह गया। उसने कुंड के किनारे पर एक बेहोश क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के स्टूडेंट्स को देखा और आह भरते हुए कहा, ओह, यहाँ कोई स्टूडेंट है, शायद ये जिंदा है। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखें बंद थी और वो अभी भी सांसें ले रहा था। सुखदेव के थप्पड़ से उस स्टूडेंट की नींद खुली। उसने अपने सूजे हुए चेहरे को एक हाथ से ढक लिया। वो थप्पड़ मारने वाले को ताड़ना देने ही वाला था, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसके सामने ये सुखदेव है जिसने उसको थप्पड़ मारा था, जिससे वो और भी डर और पीला पड़ गया। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के स्टूडेंट्स ने विनम्रता से घुटने टेक दी और बोला, सेक्ट मास्टर,
सेक्ट मास्टर, आप वापस आ गए हैं। सुखदेव ने स्टूडेंट्स को घूर कर देखते हुए कहा, क्या क्या तुम बता सकते हो कि मेरा बेटा कोल्ड ब्लड कहाँ है? उसका सवाल सुनकर क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के स्टूडेंट्स एकदम से वो कांप गया। उसने रक्तदानव कुंड में कंकाल की तरफ इशारा कर दिया और बोला, ये ये हमारे यंग सेक्ट मास्टर हैं। उसकी बात सुनकर और हाथ का इशारा देखकर सुखदेव अंदर ही अंदर से कांप उठा था। उसने भयानक चेहरा बनाकर आकाश में चिल्लाते हुए कहा, मेरे बेटे कोल्ड ब्लड, तुम्हारी मौत कितनी भयानक थी। दरअसल सुखदेव ने अपने और कंकाल के बीच के रिश्ते को उनके खून के रिश्ते से भांप लिया था, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी सी उम्मीद थी कि उसका बेटा नहीं है। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के स्टूडेंट्स की टिप्पणी ने उसकी एकमात्र जो उम्मीद थी उसको भी तोड़ दिया था। सुखदेव को पता था कि उसका बेटा मर चुका था और कंकाल में बदल गया है। सुखदेव ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, उस स्टूडेंट की गर्दन पकड़ ली। उसने उसकी आंखों में देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मेरे बेटे और हमारे क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के स्टूडेंट्स को आखिर किसने मारा है? वो कोट पहने हुए स्टूडेंट ने सुखदेव को अपनी गर्दन पकड़े देखकर वो और भी ज्यादा भयभीत हो गया। उसने भयभीत होकर कहा, सेक्ट सेक्ट मास्टर, ये सब समर ने किया है। प्लीज मुझे जाने दीजिए सेक्ट मास्टर, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूं। तभी सुखदेव ने व्यंग करते हुए कहा, अब जब मेरा बेटा मर चुका है तो तुम उसके साथ रह सकते हो। ये कहते हुए सुखदेव ने उस लाल कोट वाले स्टूडेंट को रक्त दानव कुंड में फेंक दिया और अनगिनत रक्त सांप उसका खून चूसने और उसके मांस को फाड़ने के लिए उस पर टूट पड़े। स्टूडेंट की तीखी चीख तुरंत ही रक्त सर्पों में ढक गई। वो क्षण भर में हड्डियों में बदल गया था। तभी पहला एल्डर सुखदेव के पास आया। उसने अपना सिर नीचे किया और पूछा, अब हम क्या करें सेक्ट मास्टर? वो सेक्ट मास्टर को उत्तेजित न करने के लिए कठोर स्वर में बात कर रहा था, क्योंकि वो देख सकता था कि सेक्ट मास्टर इस समय बहुत गंदे वाले मूड में है। सुखदेव ने अपनी आंखों में एक खतरनाक किलिंग इंटेंट के साथ हंसते हुए कहा, अब मैं समर को मार डालूंगा क्योंकि उसने मेरे बेटे को मार दिया। कोल्ड ब्लड उनका इकलौता ही बेटा था और उनके सभी स्टूडेंट्स में सबसे प्रतिभाशाली था, लेकिन अब समर ने उसे मार डाला था। स्वाभाविक रूप से सुखदेव अपने बेटे का बदला तो लेगा ही लेगा। सुखदेव को पक्का पता था कि समर एंशियंट मार्शल आर्ट वर्ल्ड में एक उभरता हुआ सितारा था। वो ग्रैंड मास्टर जगत में सबसे कम उम्र के एंशियंट मास्टर के रूप में जाना जाता था। उसकी बात सुनकर दूसरे एल्डर ने एक दूसरे को देखा, फिर सुखदेव के पीछे पीछे वो भी बाहर निकल गई। वो जानते थे कि समर नाम का एक व्यक्ति निश्चित रूप से मरेगा, क्योंकि सुखदेव जिसे मारना चाहता था वो आज तक कभी जीवित बचा ही नहीं था। वहीं उधर समर जब फ्लाइट में था तो वो भी अचानक कांप सा उठा, मानो उसे किसी भयंकर जानवर ने एकदम से निशाना बनाया हो। उसने फ्लाइट में बैठे यात्रियों को देखा और भौहें चढ़ाते हुए मन ही मन कहा, कोई कोई खतरा तो नहीं है, तो फिर ये मेरे दिल में सिरहन क्यों हो रही है? वो खतरे के प्रति बहुत संवेदनशील था, क्योंकि जब कोई खतरा होता तो उसका शरीर तुरंत रिएक्ट करने लगता था। इसी संवेदनशीलता में अतीत में कई बार उसकी जान बचाई थी। क्या ये कोई बाहरी व्यक्ति हो सकता है? समर उलझन में था, क्योंकि उसके इतने दुश्मन थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर संकट आ कहां से रहा है। कियारा ने अपनी सुंदर आंखें खोली और तुरंत पूछा, क्या हुआ जानू? वो अभी भी सो रही थी, लेकिन उस झटके के साथ वो जाग गई थी। उसने समर को एकदम से गंभीर चेहरे के साथ देखा। समर ने कियारा के चिंता भरे चेहरे को देखा और मुस्कुराहट के साथ उसे दिलासा देते हुए बोला, चिंता मत करो हनी, मैं सब संभाल लूंगा। वो नहीं चाहता था कि कियारा चिंतित हो,
हालांकि उसकी सहज बुद्धि उसे खतरे का संकेत दे रही थी। खतरा उसी के लिए ही तो था, इसलिए उसे कियारा को उससे बचाना तो जरूरी था। कियारा का खूबसूरत चेहरा समर की बाहों में लेटे हुए सने से भरा हुआ था, जो उसके लिए बहुत दुर्लभ था। वो हमेशा एक ठंडा चेहरा बनाए रखती थी, यहाँ तक कि सने शब्द उसके लिए कुछ लेना देना भी नहीं था। समर ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो जान। तभी कियारा ने उसकी आंखों में देखते हुए, अपना हाथ इधर उधर मत घुमाओ। उसके बाद सुनकर समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है, घूमना फिरना शरीर के लिए हेल्दी होता है। ये कहते हुए उसने अपना हाथ सीधे कियारा के सीने पर रख दिया। फिर उसने खुद से कहा, ओह कितना अद्भुत एहसास है। वो कियारा का पूरा फायदा उठा रहा था। वहीं समर कियारा के लाल आकर्षक होठों को देखकर खुद को रोक नहीं पाया और उसने उसे चूम लिया। कियारा ने विरोध करते हुए कहा, समर, हम अभी फ्लाइट में हैं। समर ने उसके विरोध को इग्नोर कर दिया और उसे किस किया। उसके होठ शायद की तरह मुलायम और मीठे थे। उसे चूमना वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। समर ने उसके लिए बहुत सारी चाहत उसके मुंह में उतार दी और कियारा को एक जोरदार सजा दी। बेचारी कियारा को समर ने चुमा और छुआ भी। उसका शरीर गर्म होने लगा, उसकी आंखें धुंधली हो गई। फ्लाइट में समर को किस करता हुआ देखकर एयर होस्टेस थोड़ी सी परेशान हो गई थी। फ्लाइट एक पब्लिक पैलेस था और लोग इस तरह से हरकतें हर जगह पर नहीं कर सकते थे। इसलिए सुंदर एयर होस्टेस समर के सामने चली हुई आई और उसने कहा, मिस्टर, फ्लाइट में ऐसे अलाउड नहीं है। ये सुनकर कियारा तुरंत समर की बाहों में बाहर निकल गई। उसे समर के साथ पब्लिकली किस करने की वजह से शर्म महसूस हो रही थी। साथ ही उत्तेजना उसके दिल की धड़कनों को भी तेज कर रही थी। समर को लगा कि कियारा उसकी बाहों से छूट जाने के लिए अफसोस की बात थी। इसलिए उसने दुखी होकर हॉस्टेस की तरफ देखा। उसने उसको मन ही मन में कहा, ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ है एयर होस्टेस, वरना मैं उसे थोड़ी देर और अपनी पत्नी को किस कर पाता। इसके बाद समर ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम हाल ही में अनिद्रा के साथ साथ अंतर्स्रावी विकास से पीड़ित हो। तुम हमेशा पुरुषों के सपने देखती हो। तुम बहुत कामुक हो। वो उसे आसानी से नहीं जाने दे सकता था, क्योंकि उसने उसका पल खराब कर दिया। इसलिए समर ने एयर होस्टेस को उसकी बीमारी के बारे में बता दिया। वो हैरान थी, मानो समर कोई भूत हो। उसे कैसे पता चल सकता था कि उसके पास क्या है। हाँ, वो हाल ही में एक एंडोक्राइन विकार से पीड़ित थी और रात में लगातार हैंडसम मर्दों के सपने देखती थी। लेकिन विमान में समर द्वारा जोर से बात कहने पर उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने उस पर जोर से आंखें घुमाई और चली गई। कौन जाने अगर वो सामने खड़ी रही तो यह आदमी क्या सोचेगा। तभी कियारा ने अपनी नाक को सिकोड़ लिया और समर से कहा, डियर, उसे पब्लिकली कामुक कहना अच्छी बात नहीं थी। समर ने अपने होठों को मरोड़ते हुए कहा, यह हमारे किस को बीच में डिस्टर्ब करने की उसकी सजा थी। उसकी बात सुनकर कियारा फिर से शर्मिंदा हो गई, ये सोचकर कि अभी अभी क्या हुआ था। विमान में सभी यात्री अवाक होकर समर को ही देख रहे थे। कितना दुस्साहसी आदमी था ये, जो फ्लाइट में एक औरत को किस कर रहा था और एक होस्टेस के निजी मामलों के बारे में बात कर रहा था, जबकि उसे किस करने से मना कर दिया गया था। होस्टेस के ऑब्स्टेकल के बाद कियारा शर्मिंदा हो गई थी। उसने समर को फिर से किस नहीं करने दिया। 4 घंटे के बाद जैसे ही फ्लाइट इंदौर एयरपोर्ट पर लैंड हुई, समर और कियारा उतर गई। उन्होंने एक टैक्सी ली और निपानिया पैलेस की तरफ चल पड़े। समर के ससुराल वाले उसको गेट के सामने ही मिल गए थे। वो लंच करने के लिए आए थे। उन्हें कियारा के चेन्नई जाने का जरा भी अंदाजा नहीं था। समर ने उन्हें इसके बारे में बताया भी नहीं, क्योंकि जरूरी भी नहीं थी कि कोई उसकी और चिंता करे। समर को खाना तो बनाना आता ही था, क्योंकि उसके ससुराल वाले यहाँ थे। तो पास के सुपरमार्केट से कुछ खाने की चीजें सब्जियां ले आया और उसने खाना बनाना शुरू कर दिया। वहीं अलिस्का ने उलझन में कियारा से पूछा, कियारा, क्या तुमने समर को माफ कर दिया? मैंने देखा कि तुम उससे बात कर रही थी। अलिस्का कियारा के माँ होने के नाते उसे अच्छी तरह जानती थी। वो पायल की सिचुएशन से नाराज थी। उसने समर को फिर से कभी बात न करने का फैसला किया था। फिर वो उससे कैसे बात कर रही थी। कियारा के होठ फूल गए और मुस्कुराते हुए बोली,
हाँ माँ, मुझे पता है। समर मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं निश्चित रूप से उस दुष्ट पायल को हरा दूंगी। उसने उसी क्षण माफ कर दिया था जब समर रक्त दानव कुंड में कूद गया था। कियारा पहले से ही जानती है अगर वो आदमी उसके लिए अपनी जान दे सकता है तो उसे माफ करने के लिए कोई बुराई नहीं। जहां तक बात समर और पायल के लव अफेयर और प्रेगनेंसी का सवाल है, कियारा का मानना था कि ये सब पायल की गलती थी, क्योंकि उसने ही उसके पति को बहकाया होगा और उसका सारा गुस्सा पायल पर ही था। अगर पायल को कियारा के विचारों के बारे में पता होता तो जरूर इस अन्याय के लिए रो रही होती। जब समर ने ही पायल का फायदा उठाया था तो कियारा पायल को बेचारी को दोष क्यों दे रही थी। अलिश्का और शिवराज ये देखकर बहुत खुश थे कि कियारा और समर के बीच की कोल्ड वॉर अब खत्म हो चुकी थी। तभी अलिश्का ने कियारा की तरफ देखते हुए कहा, कियारा, तुम्हें जल्दी से अब शादी करनी होगी, फिर बच्चा पैदा करना होगा। उस स्थिति में समर किसी अन्य महिला के पीछे नहीं जाएगा। शिवराज ने भी उसको समझाते हुए कहा, कियारा, तुम जानती हो समर कितना लोकप्रिय है। वे महिलाएं निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा करेंगी, उसे लुभाएंगी। तुम्हें सावधान रहना होगा। अलिश्का ने उसको आगे समझाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी आलोचना करनी ही पड़ेगी, भले ही तुम मेरी बेटी हो। तुमने इतने लंबे समय तक शादी करने के बाद भी समर को अपने करीब क्यों नहीं आने दिया। ये कुछ हद तक तुम्हारी जिम्मेदारी भी थी, क्योंकि अगर उसका तुम खुद ख्याल नहीं रखोगे तो दूसरी औरत के पास तो जाएगा ही ना। अलिश्का लिविंग रूम में कियारा को डांटती रही। उसने पहले तो उसकी तारीफ की, लेकिन फिर आलोचना करने लगी। बेशक अलिश्का द्वारा कियारा की आलोचना करना उसकी बेटे की भलाई करना ही था। वह जानती थी कि समर ने इतने लंबे समय तक शादी करने के बाद भी उसकी बेटी ने अभी तक उसको पत्नी का सुख नहीं दिया। इस बारे में सोचे कोई भी व्यक्ति खुश नहीं होगा। अगर उसकी खुद की शादी हो जाए लेकिन उसकी पत्नी उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा ना करे तो कोई पति क्या करेगा। खुद को समर की जगह रखकर अलिश्का ने समर के व्यवहार को कुछ हद तक सही समझा। अपने बेटे की आलोचना उसे एक महिला की जिम्मेदारी और दायित्व का एहसास दिलाने के लिए ही थी। कियारा थोड़ी असहज लग रही थी। वो जानती थी कि उसकी माँ की बातें उसकी भलाई के लिए है। वो बहुत समझदार थी। उसने तय कर लिया, जैसे ही वो ठीक होगी समर से शादी कर लेगी, फिर उसको एक प्यारे से बच्चे का पापा बना देगी। ऐसा करके वो अपनी पहली पत्नी की स्थिति बरकरार रख पाएगी। समर ने किचन में खाना बनाते हुए उन सभी की बातों को सुन भी लिया था। उसे जानकर खुशी हुई कि उसकी सास कियारा को मनाने में उसी की मदद कर रही थी। इसी समय उधर इंदौर एयरपोर्ट पर 3 लोग अभी अभी पहुंच ही गए थे। सबसे आगे क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का सेक्ट मास्टर, उसके पीछे पहला और दूसरा एल्डर भी। तभी पहले एल्डर ने धीरे से कहा, सेक्ट मास्टर, समर ने इंदौर में शिवराज ढाबे पर एक अखाड़ा स्थापित किया है। जो कोई भी उन्हें चैलेंज देना चाहे वो वहां जा सकता है। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का सेक्युलर वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट प्रभाव था। अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क का उपयोग करके सीनियर एल्डर ने समर और समर लीग के अस्तित्व के बारे में सब कुछ जान लिया था। उसे इकट्ठा कर लिया था। समर ने समर लीग को एक चैलेंज का अखाड़ा स्थापित कर दिया था। उसका कोई भी दुश्मन वहां जाकर उसको चैलेंज कर सकता था। सुखदेव ने चेहरे पर तिरस्कार भरे भाव के साथ कहा, चलो समर लीग चलते हैं। समर को मेरे द्वारा चैलेंज किए जाने की खबर भी जल्दी फैला दो। मैं उसे मार्शल आर्ट वर्ल्ड में सबके सामने मारना चाहता हूं। सीनियर एल्डर ने आदरपूर्वक कहा, हाँ हाँ सेक्ट मास्टर। वो जानता था कि सेक्ट मास्टर समर से इतनी नफरत करता था कि समर को न केवल मारना चाहता था बल्कि सब कुछ, उसकी सारी रेपुटेशन भी खत्म करना चाहता था। सुखदेव का ग्रुप तेजी से आगे बढ़ा। उन्हें समर लेक के हेड ऑफिस पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसी समय मार्शल आर्ट वर्ल्ड के सभी लोगों ने जब सुखदेव के इरादों की बात सुनी तो उसने चैलेंज देने का फाइट करने के लिए शिवदार ढाबे यानी समर लीग के हेड ऑफिस में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए थे। नहीं, ये कोई चैलेंज भरी फाइट बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ये तो नरसंहार था। ये एक अनकन्वेंशनल ग्रैंड मास्टर द्वारा समर का वध किए जाने ही वाला था। रात के 8 बज रहे थे।
बख्तावर, ब्लैक पैंथर और समर लीग के लोग आपस में आराम कर रहे थे। तभी से अचानक एक जोरदार आवाज आई। किसी ने समर लीग का दरवाजा तोड़ दिया। बख्तावर और ब्लैक पैंथर तुरंत बाहर आ गए और उन्होंने खून से सने कपड़ों में 3 आदमियों को देखा। उनमें से हर एक के चारों तरफ पावरफुल आभा झलक रही थी। उसको देखकर ब्लैक पैंथर आगे बढ़ा और गंभीरता से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गेट को तोड़ने की? ये समर लीग है। उसकी बात सुनकर सुखदेव को दाहिनी हथेली से एक बाउंडर उसने बनाया और ब्लैक पैंथर के शरीर पर टकरा दिया। ब्लैक पैंथर का शरीर पीछे उछलकर जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। वो तुरंत बेहोश हो गया था। बख्तावर की पुतलियां ये बात देखकर ही सिकुड़ गई। उसकी आंखों में डर भर गया था। उसे पता था कि ब्लैक पैंथर कितना ताकतवर था, लेकिन किसी के थप्पड़ से निकली हवा से वो बेहोश हो गया था, तो उसका ओपोनेंट आखिरकार कितना ज्यादा ताकतवर होगा। समर लीग के 2 और स्टूडेंट्स ने देखा कि ब्लैक पैंथर बेहोश हो गया है। वे जोर से चिल्लाए, चलो पैंथर भाई का बदला लेते हैं, और वो सुखदेव को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़े। ये स्टूडेंट्स आमतौर पर ब्लैक पैंथर के सेवक थे और उसके बहुत ज्यादा करीब भी थे। वे अपने लंबे चाकू पकड़कर सुखदेव की तरफ घुमाते हुए आगे ही बढ़ते जा रहे थे। सुखदेव एक ठंडी हंसी में हंसा। उसकी आंखें खून की प्यासी थी। उसने अपनी हथेलियां लहराई और अपनी तरफ आ रहे दोनों स्टूडेंट्स को दे मारा। सबकी भयभीत निगाहों के सामने दोनों स्टूडेंट्स के सिर फट गए। लाश तो बची ही नहीं। उनके हाथ में पकड़ा पहला वाला चाकू भी टुकड़ों में बदल गया था। इस खूनी दृश्य ने समर लीग में सभी को दहशत में डाल दिया। उन्होंने उसके जैसा पावरफुल दुश्मन पहले कभी नहीं देखा था, जो सिर्फ एक ही वार में उसको उड़ा सकता था। बख्तावर भी भयभीत हो गया था। उसने एंशियंट मार्शल आर्ट तकनीक ध्यान सीखी थी और वो जानता था कि यह व्यक्ति एंशियंट मार्शल आर्ट का फाइटर था। समर लीग में कोई भी उसके सामने अब टिकने वाला नहीं था। बख्तावर को समर का निर्देश याद आ गया। उसने बख्तावर से कहा था कि जब भी कोई पावरफुल फाइटर चैलेंज देने आए तो हमला करने के बजाय उसे सूचित कर देना चाहिए। इसी तरह वे अनावश्यक चोटों से बच जाएंगे। गॉडफादर समर के शब्दों को याद करते हुए बख्तावर ने गहरी सांस ली और जोर से कहा, मैं बख्तावर हूं, समर लीग का लीडर। क्या आप लोग हमारी समर लीग के मास्टर समर भारद्वाज को चैलेंज दे रहे हैं? अगर आप चैलेंज दे रहे हैं तो मैं उन्हें आने के लिए इन्फॉर्म करूंगा। सुखदेव ने ठंडे स्वर में कहा, वाह, उसे तुरंत आने को कहो। हर मिनट जो बीतेगा उस हर एक मिनट में मैं समर लीग के एक मेंबर को मार डालूंगा। सुखदेव बहुत कठोर था। वो समर लीग के मेंबर्स को मारकर समर को आने पर मजबूर कर देना चाहता था। उसकी धमकी सुनकर बख्तावर के चेहरे के भाव बदल गए। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना मोबाइल निकाला और समर का फोन नंबर डायल कर दिया। उधर समर ने अभी अभी खाना बनाना खत्म कर लिया था। समर ने कियारा के कटोरे में सूप डाला और कहा, हनी, ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है। तभी ट्रिंग 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 समर का फोन बज गया। उसने अपना मोबाइल निकाला और देखा कि बख्तावर ने फोन किया था। उसने तुरंत फोन उठा लिया, क्योंकि उसे पता था कि बख्तावर के फोन करने के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। उसने फोन उठाते ही कहा, हाँ बख्तावर, बोलो क्या बात है। उधर से बख्तावर की थोड़ी घबराई हुई आवाज आई, गॉडफादर, गॉडफादर, यहाँ एक इमरजेंसी हो गई है। 3 पावरफुल फाइटर आपको चुनौती देने के लिए समर लीग में आए हैं और वो चाहते हैं कि आप तुरंत के तुरंत यहाँ आ जाएं। उसकी बात सुनकर समर ने लापरवाही से कहा, बख्तावर, मैं अभी अपनी पत्नी के साथ खाना खा रहा हूं। तभी बख्तावर ने बात को पूरी करते हुए कहा, प्लीज गॉडफादर समर, जल्दी आ जाइए। ये लोग बहुत ताकतवर और क्रूर है। इनमें से एक आदमी ने कहा है कि अगर आप जितने भी मिनट देर से आएंगे वो हर एक मिनट में समर लीग के एक मेंबर को मार डालेगा। उसके हमलों से कितने ही मेंबर पहले ही फट गए हैं। बख्तावर डर के मारे कांप रहा था, क्योंकि उसने पहले ही कुछ स्टूडेंट्स के शरीर फटते हुए देखे थे।
यह खबर सुनकर समर का चेहरा उतर गया। वो खड़ा हुआ और जोर से बोला, ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूं। ये कहते हुए उसने फोन काट दिया। फोन के कटने के तुरंत बाद ही समर ने कियारा की तरफ देखते हुए कहा, हनी, तुम लोग खाना खा लो, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। ये कहने के बाद समर बिजली की गति से आगे बढ़ा और एक पल में गायब हो गया। समर को जल्दी में आता हुआ देखकर अलिश्का ने भौहें चढ़ाई और पूछा, कियारा, समर को क्या हुआ? वो इतनी जल्दी में कहाँ गया है? कियारा ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, माँ, ये जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी। मुझे उम्मीद है कि वो ठीक होगा। हालांकि कियारा को नहीं पता था कि हुआ क्या था। समर के चिंतित चेहरे ने उसे बता दिया था कि मामला साधारण तो बिल्कुल भी नहीं था। समर विला से बाहर निकला और पागलों की तरह समर लेक की तरफ चल पड़ा। अंदर मौजूद लोग उसे अपने सबऑर्डिनेट्स को, जो उसके अधीन काम करने वाले सबसे पहले लोग थे, वो निराश नहीं करना चाहता था। उधर समर लेक के हेड ऑफिस में अराजकता फैली हुई थी। सुखदेव और दो अन्य एल्डर्स ने अपने किंगडम एक्टिवेट कर दिए थे। समर लेक के सभी मेंबर्स को उसमें फंसा लिया था। उनके लिए भागना अब असंभव था। तभी सुखदेव ने अचानक अपने दाहिने हाथ से वार किया और एक और स्टूडेंट का शरीर फट गया। उसके अंतिम संस्कार के लिए कोई अंग ही नहीं बचा था। ये देखकर बख्तावर का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें गुस्से से भर गई थी। ये सब उसके सबऑर्डिनेट थे, पर उन्हें मच्छरों की तरह अब मारा जा रहा था। तभी सुखदेव ने उदास होकर कहा, यह 10वां व्यक्ति है। अगर समर अभी भी नहीं आया तो अब मैं प्रति मिनट 2 लोगों को मारूंगा। प्रति मिनट एक व्यक्ति की मौत के 10 मिनट बीत चुके थे। सुखदेव ने पहले ही 10 लोगों को अब मार डाला था। अगले 1 मिनट के बाद सुखदेव ने 2 मेंबर्स को थप्पड़ मारते हुए कहा, ओह, ये 1 मिनट और बीत गया, समर अभी भी नहीं आया है। आसपास के लोग गुस्से और डर से भरे गए थे, लेकिन वो लोग उस किंगडम प्रेशर्स की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उनके पास अपनी मौत का इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं था। निपानिया पहले से समर लीग तक पहुंचने में सामान्यतः 20 मिनट से लेकर आधे घंटे का समय लगता था। लोगों को बचाने के लिए इस बार समर केवल 12 मिनट में पहुंच गया। जब समर लीग में पहुंचा तो उसकी पहली नजर ब्लैक पैंथर पर पड़ी, जो जमीन पर बेहोश पड़ा था। फर्श पर कपड़े के कम से कम 10 खूनी गुच्छे पड़े थे। तभी बख्तावर समर को देखते ही दुख भरी आवाज में चिल्लाया, गॉडफादर, उससे हमारे लोगों का बदला लीजिए गॉडफादर। इन 3 लोगों ने हमारे 10 से ज्यादा लोगों को मार डाला। वे एक ही तमाचे में मारे गए। उनके शरीर का एक टुकड़ा भी नहीं बचा गॉडफादर। समर को भी दुख हुआ जब उसने बख्तावर को, जो 6 फुट 2 इंच लंबा एक विशाल व्यक्ति था, उसको रोता हुआ देखा। मरने वाले स्टूडेंट्स उस समय केवल गैंगस्टर थे। बख्तावर का अनुसरण करने वाले उस स्टूडेंट का पहला ही ग्रुप था। बख्तावर को अपने सब ऑर्डिनेट्स के लिए अपराध बोध हो रहा था। वे बिना किसी शव के मारे गए, जबकि उनका प्रभारी कोई और नहीं था। बख्तावर उनकी मौत से बहुत दुखी था। समर को भी ऐसा ही अब महसूस हो रहा था। समर ने सुखदेव और उसके 2 एल्डर की तरफ देखते हुए गुस्से भरी आंखों से पूछा, तुम कौन हो और तुम समर लेक में मेरे लोगों को क्यों मार रहे हो? समर सिर्फ कोल्ड ब्लड को ही जानता था और उसने क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के सेक्ट मास्टर और उसके एल्डर को कभी नहीं देखा था, इसलिए वो इन लोगों को जानता ही नहीं था। हालांकि समर जानता तो नहीं था, फिर भी उसने उनके भीतर से एक प्रबल विरोधी हवा को महसूस कर लिया था। वहां का वातावरण अविश्वसनीय रूप से ठोस हो गया था और वो अब डर भी गया था। तभी सुखदेव ने क्रूरता से कहा, मैं सुखदेव हूं, क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का सेक्ट मास्टर, और मैं यहां पर अपने बेटे का बदला लेने आया हूं। जब समर ने उसका नाम सुना तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने सुखदेव को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके बारे में सुना तो जरूर था। सुखदेव अनकन्वेंशनल वर्ल्ड के 81 शैतानों में से एक था और उसे टॉपेस्ट शैतान के रूप में टॉप 20 में पोजीशन दी गई थी। कुछ लोगों का कहना था कि उसकी पावर ग्रैंड मास्टर किंगडम स्टेज पर थी, चाहे वो एंशियंट हो या अनकन्वेंशनल। सुखदेव टॉप लेवल का मास्टर था
और अनगिनत पावरफुल मास्टर अभी भी उसका सम्मान करते थे। इस समय समर लीग के हेड ऑफिस पर कई और फाइटर भी पहुंच चुके थे। वो यहाँ पर ये नरसंहार देखने के लिए आए थे, लेकिन जब उन्होंने सुखदेव का नाम सुना तो उन सब के भी पीले चेहरे हो गए थे। सुखदेव अनकन्वेंशनल वर्ल्ड का बेस्ट शैतान था। 20 साल पहले जब उसने एक गांव में कत्लेआम कर दिया था तो सभी गांव वालों का खून भी चूस लिया था। तब उसने रक्त दानव ध्यान तकनीक में पूरी तरह से महारत भी हासिल कर ली थी। तब 3 एंशियंट ग्रैंड मास्टर सुखदेव के पीछे पड़ गए थे, लेकिन वो उनसे बच भी निकला था, बल्कि उसने एक ग्रैंड मास्टर को मार भी डाला था। आसपास के लोग आंखों में हैरानी लिए आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक फाइटर ने धीरे से कहा, ओह, मुझे अफसोस है कि समर इस बार पक्का मारा जाएगा। सुखदेव एक शैतान है। वो अपनी रक्त दानव तकनीक के लिए जाना जाता है। उसके पास खड़े एक और फाइटर ने धीरे से कहा, यह बात सच है। समर ने पिछली बार 3 हाफ ग्रैंड मास्टर्स को हराया था। हालांकि वे सामान्य मास्टर थे, लेकिन सुखदेव तो ग्रैंड मास्टर किंगडम के टॉप लेवल का फाइटर है। एक और आदमी ने तुरंत हैरान होते हुए कहा, अरे, क्या आप सुखदेव के पास खड़े उन दो लोगों को देख रहे हैं? वो क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के 2 एल्डर हैं। वे भी अनकन्वेंशनल वर्ल्ड के टॉप शैतान हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जब 3 टॉप शैतान समर लीग पहुंचे तो हर कोई कितना हैरान था। जैसे ही बख्तावर और समर लीग के मेंबर ने उन लोगों की बातचीत सुनी तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें पहले पता ही नहीं था कि ये 3 लोग कौन हैं, लेकिन ये साफ था कि ये लोग ग्रेट शैतान थे। तभी समर ने व्यंग करते हुए कहा, सुखदेव, क्या तुम लोग मुझे मारना नहीं चाहते? ठीक है, मुझे आजमा कर देखो। वो जानता था कि आज उसके लिए लड़ाई बड़ी कठिन होने वाली है। तभी उनमें से एक को तो मरना पड़ेगा। तभी दूसरे एल्डर महावीर ने सबके सामने खड़े होते हुए कहा, सेक्ट मास्टर, मुझे जाने दीजिए। मुझे पहले उसके अग्रभाग और पैर तोड़ने दीजिए, फिर आप इसका सारा खून चूस लीजिएगा। सुखदेव ने सिर हिलाया और कहा, आगे बढ़ो, लेकिन उसे मारना मत। मुझे उसका सारा खून पीना है। उसे निश्चित काल तक पीड़ा देनी है। तुरंत दूसरे एल्डर ने सिर हिलाया और जोर से हंसा। वो समर की तरफ बढ़ गया था। उसने अपनी पावरफुल दुष्ट किंगडम आत्माएं फैला दी। दूसरा एल्डर ग्रैंड मास्टर टॉप के टॉप स्टेज पर था। ये सभी 81 शैतानों के लिस्ट में 40वें पर थे। उसका लेवल लगभग सुभाष सिंगला के समान था, लेकिन उसकी रक्त दानव तकनीक ज्यादा पावरफुल थी। समर शांति से मुस्कुराया। अगर 3 कन्वेंशनल शैतान एक साथ उस पर टूट पड़ते तो उनसे निपटने में दिक्कत होती। हालांकि दूसरा एल्डर खुद समर को मारना चाहता था, लेकिन इससे सिर्फ दूसरे एल्डर की ही मौत होती। समर जानता था कि उसके दूसरे एल्डर को जल्दी मारना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके दुश्मनों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। समर घमंडी तो था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था। वो जानता था कि उसे सावधानी से खेलना होगा, क्योंकि क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का सेक्ट मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था। तभी दूसरे एल्डर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, रक्त राक्षस प्लैम। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसका हाथ खूनी धुंध के एक किरण के बदल गया। उसने समर पर जोरदार हमला कर दिया। समर स्थिर खड़ा रहा। उसने अपनी रेड फायर तलवार तब तक नहीं निकाली जब तक कि दूसरे एल्डर का हमला उसके सामने नहीं आ गया। दूसरे एल्डर को एक ही वार में मारने के लिए समर ने रेड फायर तलवार तकनीक की सबसे पावरफुल चाल का इस्तेमाल कर लिया था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, रेड फायर सिल्वर मून, और उसने तलवार में भारी मात्रा में अपना इंपोर्टेंट इंजेक्ट किया। रेड फायर तलवार एक विशाल धधकते एलिवियर चंद्रमा में बदल गई और एक पावरफुल गति के साथ दूसरे एल्डर की तरफ बढ़ी। दूसरे एल्डर का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने समर की तलवार में पावरफुल एनर्जी महसूस की। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसकी दूरी बहुत कम थी। पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल दूसरे एल्डर का सिर समर की तलवार से कट गया। जब उसके शरीर से खून की धारा बह निकली तो उसकी आंखें भय और निराशा से भर गई। एक एक्सपीरियंस ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्ट फाइटर का सिर काटने के लिए सिर्फ एक चाल की ही जरूरत थी। हर कोई डर के मारे सन्न रह गया था। सभी डर के मारे आपस में
फुसफुसाने लगे। एक लड़के ने धीरे से कहा, हे भगवान, ये समर तो बहुत दिव्य है। वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? उसके पास खड़े लड़के ने उसकी बात पर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पिछली बार लड़ाई में उसने एक हाफ ग्रैंड मास्टर को गिराया था। अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है। वो अब लेट स्टेज के ग्रैंड मास्टर को मारने में सक्षम था। पहले वाले लड़के ने समर की तरफ हैरानी भरी आंखों से देखते हुए कहा, क्या तुमने नहीं देखा कि उसकी तलवार चलाने की तकनीक कितनी जबरदस्त है? मुझे लगता है कि ये कम से कम ग्रैंड मास्टर लेवल की मार्शल तकनीक है। आसपास की भीड़ में सभी लोग फाइट पर चर्चा कर रहे थे। वह विश्वास से समर को देख रहे थे। यहाँ सभी लोग मार्शल आर्ट वर्ल्ड के सभी परिवारों और सेक्टरों से आए प्रतिभाशाली फाइटर थे। उनके लिए किसी की प्रशंसा करना या उसके आगे झुकना बड़ा मुश्किल का काम था। लेकिन समर ऐसा करने वाला पहला फाइटर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी एक हमले में किसी टॉप स्टेज के ग्रैंड मास्टर को नहीं हरा पाया था। दूसरे एल्डर को एक ही वार में मार देने से समर थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। आखिरकार सुखदेव फर्स्ट एल्डर के बचाव से पहले ओपोनेंट को मारने के लिए समर ने अभी अभी अपना सबसे पावरफुल वार किया था। वहीं पहले एल्डर ने दूसरे एल्डर को मरते हुए देखकर चिल्लाया, दूसरे एल्डर! वो बहुत दुखी हो गया था। पहले और दूसरे एल्डर एक दूसरे के बहुत करीब थे। वो पहले भी एक साथ मिलकर कई बुरे काम करते थे, जिनमें ताजा इंसानों का खून चूसना भी शामिल था। अब जब उसने देखा कि दूसरे एल्डर की एक ही वार में मौत हो गई है, तो उसके मन में क्रोध भर आया। पहले एल्डर की आंखें लाल हो गई। वो एक कदम आगे बढ़ा। वो समर को पकड़ने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन तुरंत सुखदेव ने उसे रोक लिया था। पहले एल्डर ने हैरान होते हुए सुखदेव से पूछा, सेक्ट मास्टर, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? सुखदेव ने उसको समझाते हुए कहा, क्योंकि आप दूसरे एल्डर के समान लेवल पर हैं। क्या आप भी मरना चाहते हैं? पहले एल्डर ने निराशा भरी आंखों के साथ कहा, सेक्ट मास्टर, मुझे दूसरे एल्डर का बदला लेना है। सुखदेव ने उदास होकर कहा, बेशक हमें करना ही होगा। समर बहुत पावरफुल है। हमें मिलकर उस पर हमला करना चाहिए। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के सेक्ट मास्टर सुखदेव बहुत घमंडी तो थे। पहले भी जब वो किसी को मारना चाहते थे, तो वो हमेशा अकेले ही हमला करते थे। वो किसी और को अपने साथ ऐसा नहीं करने दे सकते थे। फिर भी समर की ताकत देखकर सुखदेव ने पहले एल्डर के साथ मिलकर काम किया। वो गहरे सदमे में था। उसने पहचान लिया था कि यह व्यक्ति एक अद्वितीय फाइटर है। अगर वो समर को मारना चाहता है, तो उसे पहले एल्डर के साथ मिलकर ही उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। सुखदेव की बात सुनकर भीड़ दंग रह गई। समर को मारने के लिए सुखदेव को पहले एल्डर के साथ मिलकर काम करना पड़ा। यही वो शैतान था, सुखदेव जिसके बारे में वे सब बात कर रहे थे। जरा सोचिए, एक अनकन्वेंशनल शैतान का अपना सिर नीचा करके समर को मारने के लिए किसी से सहायता मांगना। समर को तो गर्व होना चाहिए। पहला एल्डर गुस्से से चिल्लाया, डैमनिक ब्लड किंगडम! समर को अंदर कैद करने के लिए उसने अपना डैमनिक ब्लड किंगडम को छोड़ दिया था। जिस किंगडम पर उसने कब्जा किया, वो कोल्ड ब्लड के किंगडम यानी डैमनिक ब्लड किंगडम के बिल्कुल समान था। 3 किलोमीटर के एरिया में दुष्ट आत्माएं व्याप्त हो गई। यह दुष्ट आत्माएं मानव शरीर में घुसपैठ कर सकती थी, उसकी चेतना को मोहित कर सकती थी। जब किंगडम पावर की बात आती, तो समर लापरवाह बिल्कुल नहीं होता। यह आम तकनीकों की तरह अलग पावर थी। एक किंगडम को दूसरे किंगडम द्वारा ही पराजित किया जा सकता था। आम तकनीकों के मामले में दूसरे किंगडम के तकनीक के विरुद्ध काम नहीं करते थे। समर ने रेड फायर तलवार वापस रख ली और जोर से कहा, फायर किंगडम! समर के शरीर के चारों तरफ तुरंत एक विशाल फायर का आवरण बन गया। फायर के आवरण के अंदर एक जलती हुई एनर्जी युक्त फायर भी थी। ये एनर्जी युक्त फायर और डैमनिक ब्लड किंगडम स्वाभाविक दुश्मन ही थे। ये बिल्कुल बिल्ली और चूहे की तरह था। एक दूसरे से मिलते ही
ये एक दूसरे से जलने लगते। किंगडम के अंदर एक तेज आवाज सुनाई दी। डैमनिक ब्लड किंगडम की दुष्ट आत्मा फायर से जलकर तुरंत कम हो गई। पहले एल्डर का चेहरा पीला पड़ गया। उसको वो अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसे आखिरकार एहसास हो ही गया था कि यह समर कितना मजबूत है। कोई आश्चर्य नहीं था कि दूसरा एल्डर अपनी तलवार के एक ही वार में उससे मर गया था। हालांकि समर के फायर किंगडम ने पहले एल्डर के डैमनिक ब्लड किंगडम को जला तो दिया था, लेकिन समर ने बाकी एनर्जी भी खो दी थी। तभी सुखदेव ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ब्लडी ज़ोंबी किंगडम। ये कहते हुए उसने अपनी ब्लडी ज़ोंबी किंगडम को एक्टिवेट कर दिया। ब्लडी ज़ोंबी किंगडम डैमनिक ब्लड किंगडम से भी ज्यादा पावरफुल था। इस किंगडम की लाश का निर्माण तो हो सकता था। यह किसी सामान्य इंसान की लाश नहीं थी, बल्कि यह डेमोनिक ब्लड किंगडम द्वारा निर्मित लाश थी और अपने आप हमला कर सकती थी। खून से लथपथ लाश के मुंह से चीख निकल गई। खून से लथपथ लाश की ऊंचाई लगभग 7 फीट की ऊंची थी। हालांकि इंसानी रूप होने के बावजूद उसमें एक आत्मा भरी हुई थी। उसके दांत टेढ़े मेढ़े और इंसानों भी ज्यादा तीखे थे। खूनी लाश ब्लडी ज़ोंबी किंगडम में घूम सकती थी। वो समर की तरफ दौड़ पड़ी। उसने उसे काटने के लिए अपने जबड़े खोल लिए। सुखदेव ब्लडी ज़ोंबी किंगडम का इस्तेमाल लोगों को फंसाने के लिए कर रहा था और खूनी लाश का इस्तेमाल उसका ताजा खून चूसने के लिए कर रहा था। आसपास के लोग भी घबरा गए थे जब उन्होंने खून से लथपथ लाश को समर की तरफ बढ़ते देखा। उन्होंने खून से लथपथ लाश के बारे में अफवाह सुनी थी। अगर वो खून से लथपथ लाश किसी को काट ले तो उसकी तुरंत मौत हो जाती। सभी हैरानी से भरकर आपस में चर्चा करने लगे। एक आदमी ने हैरान होते हुए कहा, ओह, समर तो अब निश्चित रूप से मर चुका है। ये खून से लथपथ लाश बहुत क्रूर है। एक एंशियंट ग्रैंड मास्टर को भी इससे ने मार गिराया था। उसके पास खड़े आदमी ने हैरानी से कहा, यह सही है, मैंने पहले भी सुना है। उस एंशियंट ग्रैंड मास्टर को किंगडम लिस्ट में 29वें स्थान पर रखा गया था। वो बुरी आत्माओं को भगाना चाहता था और एंशियंट मार्ग की रक्षा करना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसे एक लाश में बदल दिया गया। पहले आदमी ने धीरे से कहा, खूनी लाश को बाहर निकालने से सभी नदियां खून से भर जाएंगी। खूनी लाश की पावर को कोई नहीं रोक सकता। सभी मार्शल आर्ट फाइटर आपस में चर्चा कर रहे थे, क्योंकि वो पहले से ही समर को एक मरा हुआ व्यक्ति मान रहे थे। यह ब्लडी ज़ोंबी किंगडम मार्शल वर्ल्ड में बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे फाइटर्स पहले ही मर गए थे। समर का शरीर 2 किंगडम से बंधा हुआ था। उसके लिए हिलना डुलना नामुमकिन था। वो बस देख सकता था कि खून से लथपथ लाश उसकी गर्दन को काटने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। खूनी लाश को सुखदेव ने अपने वश में किया हुआ था। जब उसने खुली लाश से समर की गर्दन पर काटने के लिए कहा तो उसका चेहरा क्रूरता और खून की प्यास से भर गया था। सुखदेव ने खूनी लाश को क्रूरता से ऑर्डर देते हुए कहा, समर, मैं तुम्हारा खून चूसने जा रहा हूं। अपने बेटे का बदला लूंगा। सुखदेव ने सोचा कि समर को मारने के लिए बहुत आसान होगा। उसका खून निकालकर उसकी लाश को एक सब्जेक्ट में बदलकर और रोजाना उसमें सुई चुभोकर उसके गुस्से को शांत कर लिया करेगा। खूनी लाश के तीखे दांत समर के शरीर में घुस गए थे। उसका खून चूसने लगे। समर का खून उसके शरीर के बाहर निकलकर खूनी लाश के मुंह के अंदर बहने लगा। इसी पल समर के शरीर के भीतर भक्षम ब्लड लाइन टोटम दोबारा एक्टिवेट होने लगा, मानो उसने कोई स्वादिष्ट भोजन चख लिया हो। उसके शरीर के भीतर का ब्लैक होल भंवर घूम गया। समर के शरीर से एक जोरदार खिंचाव आया। उसने एक खून से लथपथ लाश का खून निगलना शुरू कर दिया और यह स्थिति बिल्कुल उलट हो गई थी। खून से लथपथ लाश भयभीत हो गई। वह भागना चाहती थी, लेकिन समर के अंदर भक्षम ब्लड लाइन टोटम ने उसका खून चूसना जारी रखा।
और उसे जाने नहीं दिया। समर के भक्षम टोटम ने खूनी लाश के अंदर का सारा खून बहा दिया। लाश के अंदर की सारी रक्त आत्माएं चली गई। खून लाश एक मांसल शरीर सूखकर पतला सा हो गया था और फिर एक लाल दुष्ट आत्मा में बदल गया। सुखदेव के मुंह से खून भरकर थूका और उसका चेहरा चोटों के कारण ध्रुव की तरह मुड़ गया। खूनी लाश उसके रक्तसार से जुड़ी हुई थी। अब जब खूनी लाश गायब हो गई तो वह भी बुरी तरह से घायल हो गया था। दोस्तों, यह एपिसोड हम बड़ा बना रहे हैं, तो प्लीज जल्दी से जल्दी इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और जितने भी लोग यहाँ तक पूछ कर सुन रहे हैं वो अभी के अभी शेयर जरूर कीजिएगा। इस बार सुखदेव को भारी नुकसान पड़ा था। वो किंगडम के खूनी लाश का इस्तेमाल करके समर का सारा खून चूसना चाहता था। यह अप्रत्याशित था कि ओपोनेंट के पास भक्षम टोटम था और उसने उसका मुख्य हथियार नष्ट ही कर दिया था। जब लोगों ने समर को खून से लथपथ लाश को हराते देखा तो वो भी दंग रह गए। उनके चेहरे ऐसे लग रहे थे मानो वो किसी भूत से टकरा गए हो। सभी हैरानी से यही सोच रहे थे कि ये तो खूनी लाश थी, वही खूनी लाश जिसकी हम बात कर रहे थे, वो यूं कैसे गायब हो गई। अभी कुछ देर पहले सबको यकीन था कि समर उससे मर जाएगा। नतीजा बिल्कुल उलट हो गया और समर जीत गया और वो लाश मर गई। अगर उन्होंने अपने आंखों से न देखा होता तो वो लोग इस पर यकीन भी नहीं करते। ये समर उस खूनी लाश से भी ज्यादा डरावना था। जब समर के भक्षम टोटम ने खूनी लाश के खून पर कब्जा कर लिया तो उसकी पावर अगले लेवल पर पहुंच गई। हालांकि इस बार यह पावर समर की पावर नहीं बन पाई। उसे भक्षम टोटम के ब्लैक होल ने निगल लिया था। समर ने अपनी आंखें घुमाई और वो अवाक रह गया। उसने हैरान होते हुए टोटम से कहा, अरे, तुमने मुझे कुछ दिए बिना ही सारी पावर क्यों ले ली? जब उसने ज़ोंबी ब्लड खून पर कब्जा किया तो उसका लेवल सीधे मिड स्टेज ग्रैंड मास्टर किंगडम में पहुंच गया। उसने सोचा कि शायद इस बार वो उसे तोड़ पाएगा, लेकिन उस खूनी लाश की सारी पावर ब्लैक होल ने सोख ली थी। समर परिणाम से संतुष्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन भक्षम टोटम बहुत संतुष्ट था। उसे गोरी लाश की पावर साफ तौर पर पसंद आई थी। वहीं सुखदेव को खून थूकते देखकर पहले एल्डर ने चिंता में पूछा, सेक्ट मास्टर, आपको क्या हुआ? सुखदेव ने 2 बार खांसी और अधिक खून थूका और कहा, यह ब्लडी ज़ोंबी मेरे रक्त सार से निकाला गया था। जब इसे मारा गया तो मेरे शरीर को गंभीर चोटें आ गई हैं। सुखदेव को बहुत अफसोस हुआ। अगर उसे पता होता कि समर उसकी खूनी लाश का जवाब दे रहा है तो वह अपना खूनी लाश साम्राज्य नहीं छोड़ता। वो अपनी फाइटिंग तकनीकों से उस पर हमला कर देता, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो चाहता था कि समर दर्द से तड़प कर मर जाए। समर बिना किसी खरोंच के बच गया, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तभी समर ने धीरे से कहा, तुम लोग अब मर सकते हो। समर उनके किंगडम से भाग गया और वो फिर से आजादी से घूम रहा था। समर ने जमीन पर कदम रखा। उसके हर एक कदम से जमीन पर गहरा गड्ढा बन रहा था। उसके शरीर के सारे पत्थर टुकड़े टुकड़े होकर धूल में बदल गए। समर के लेवल पर उसकी अपार पावर थी। सामान्य सतह उसके कदमों का सामना नहीं कर पाती। समर ने कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए सुखदेव और पहले एल्डर के बीच की दूरी कम कर दी। अपना खतरनाक किलिंग इंटेंट जाहिर कर दिया। खूनी माहौल काले धुएं के रूप में प्रकट हुआ और जो लगभग साकार हो सकता था, जिससे आसपास के सभी लोग दहशत से कांप उठे थे। जब किसी कमजोरी समर के ब्लड लाइन टोटम के कारण हुई है तो उसका फायदा उठाओ। अब जबकि सुखदेव और पहले एल्डर दोनों घायल थे, उन्हें मारने का यह काम बिल्कुल सही था। समर की कलाई फड़क गई। उसके दाहिने हाथ से तलवार घुमाई, जिसे एक दर्द हुआ और वो आगे की तरफ निकल गया। तलवार जहां भी जाती वो हवा फटकार दरारों में बदल जाती और समर ने अपनी फाइटिंग तकनीक की प्रैक्टिस पहले ही पूरी कर ली थी, इसलिए तलवार उसके मूल हमले की तुलना में ज्यादा पावरफुल और दुगने से भी ज्यादा पावरफुल थी। ये देखकर पहले वाले एल्डर के चेहरे पर थोड़े से भाव बदल गए। उसका डेमनिक ब्लड किंगडम लापरवाह नहीं हो सकता था, क्योंकि उसने दूसरे एल्डर से सबक सीखा था जिसे समर ने दबा रखा था। इसलिए उसके पास आक्रमण के लिए एक मार्शल आर्ट तकनीक का इस्तेमाल करने के अलावा
कोई ऑप्शन नहीं था। पहले एल्डर की मौत समर की एक चाल से हुई थी। पहला एल्डर ने फुर्ती से एक लाल मुलायम तलवार उठाई। जब उसे परिष्कृत किया गया तो उसमें कुछ विशेष पदार्थ मिलाए गए ताकि तलवार स्वतः गतिमान हो जाए। पहले एल्डर ने अपनी तलवार घुमाई। तलवार से एक लाल रक्त दानव निकला, हवा में चीरता हुआ समर की तरफ बढ़ गया। रेड फायर तलवार लंबी तलवार से टकरा गई और जोरदार धमाका हुआ। ये दोनों तलवारों माने आपस में दुश्मन से टकराकर आपस में उलझ गई हो। लाल मुलायम तलवार रेड फायर तलवार से लिपटकर आकार में बदल गई थी। समर की भौहें चढ़ गई क्योंकि उसे पहली बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। उसकी तलवार उसके ओपोनेंट की तलवार में उलझ गई थी। हमला करना नामुमकिन था और वो उसे वापस भी नहीं ले सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे पहले एल्डर की लाल मुलायम तलवार के अंदर एक जीवित आत्मा थी। रेड फायर तलवार को उलझाने के बाद उसने रेड फायर तलवार की आत्मा को अवशोषित करने के लिए रक्त दानव आत्मा को स्वतः ही मुक्त कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो रेड फायर तलवार में निवास करने वाली फायर आत्मा की कोमल तलवार निकल रही हो। समर ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, ओ माय गॉड, क्या नरम तलवार आत्माओं को खा सकती है? क्या इसमें तलवार की आत्मा है? वो उदास महसूस कर रहा था। जब तलवार किंग जितेंद्र बरदाज ने उसे ये तलवार दी थी तो उसने बताया था कि कुछ रहस्यमय तलवारों में तलवार आत्माएं होती हैं जो तलवारों को भी नियंत्रित कर सकती हैं। तलवार आत्मा का नाम से ही पहले ही पता चलता है कि तलवार में एक ऐसी आत्मा थी, इस इंसान की आत्मा की जैसी। कुछ तलवार आत्माएं अपने मानव मास्टर से उत्पन्न हुई थी, जबकि कुछ तलवार आत्माएं जानवरों और पशुओं ने स्वयं उत्पन्न हुई थी। चाहे वे किसी भी प्रकार की आत्माएं हों, उनमें एक बात समान थी। जिन तलवारों में आत्माएं थी वे उन तलवारों से अधिक पावरफुल थी जिनमें आत्माएं नहीं थी। पहले एल्डर ने 81 अनकन्वेंशनल शैतानों में 30वां शैतान होने की अपनी रेपुटेशन को बरकरार रखा। उसकी कोमल तलवार में एक तलवार की आत्मा थी और समर थोड़ा चिंतित हो गया था। उसकी रेड फायर तलवार को नरम तलवार में मौजूद तलवार आत्मा खा जाएगी। इस समय रेड फायर तलवार पर उसका कंट्रोल बिल्कुल नहीं था क्योंकि वह नरम तलवार में उलझी हुई थी। वो कुछ नहीं कर सकता था। रेड फायर तलवार की फायर को कोमल तलवार ने निगल लिया था और उसकी स्पिरिचुअलिटी फीकी पड़ती जा रही थी। आखिरकार एक खूनी खोपड़ी कोमल तलवार से उड़ी और रेड फायर तलवार की तरफ बढ़ गई। यह एक खूनी खोपड़ी थी, सुखदेव के ब्लडी ज़ोंबी किंगडम जैसी खूनी लाश जैसी। यह सिर्फ लाइफ एनर्जी से बनी एक खोपड़ी थी, लेकिन ज्यादा पावरफुल थी क्योंकि एक खूनी लाश आत्मा की परवार थी। वहां भीड़ में मौजूद सब लोग चौंक कर बातें करने लगे। भीड़ में से खड़े एक फाइटर ने तुरंत हैरान होते हुए कहा, स्पिरिचुअल इक्विपमेंट? क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के पहले एल्डर के पास अनकन्वेंशनल स्पिरिचुअल इक्विपमेंट है? ये कितना भयानक है। उसके पास खड़े लड़के ने कहा, हाँ हाँ, स्पिरिचुअल इक्विपमेंट बहुत दुर्लभ है, उनके हमले बहुत पावरफुल हैं, समर को अब नहीं कोई बचा सकता। एक और आदमी जो उसके बगल में खड़ा था उसके बीच में आते हुए बोला, ये सही है, स्पिरिचुअल इक्विपमेंट वाला व्यक्ति समान केवल किसी भी व्यक्ति को मार सकता है। स्पिरिचुअल इक्विपमेंट वाले व्यक्ति बहुत अधिक पावरफुल होते हैं। एंशिएंट मार्शल आर्ट वर्ल्ड में हथियारों को लोअर हेवन हथियार, हाई हेवन हथियार और ग्रैंड मास्टर टियर के हथियारों में वर्गीकृत किया जाता था। स्पिरिचुअल इक्विपमेंट मास्टर के उन्नत ग्रैंड मास्टर लेवल के हथियार से थोड़े ही ऊपर थे, फिर भी वे दुर्लभ थे। अगर लोगों को पता चलता कि वह पहले एल्डर के पास अनकन्वेंशनल स्पिरिचुअल इक्विपमेंट है तो हर कोई उसे हथियाने की कोशिश करता। पहला एल्डर उदास हो गया। अगर उसकी जान को खतरा न होता तो वह इस अनकन्वेंशनल स्पिरिचुअल इक्विपमेंट को निकालने का जोखिम ही नहीं उठाता। उसे यह अनकन्वेंशनल स्पिरिचुअल इक्विपमेंट एक रहस्यमय गुफा में प्राप्त हुआ था। गुफा का मास्टर अपने जीवन काल में अवश्य ही कोई टेम्पेस्ट मास्टर रहा होगा। उसकी मौत के बाद पहले एल्डर को यह अनकन्वेंशनल स्पिरिचुअल इक्विपमेंट्स मिला था। पहले एल्डर की खोपड़ी ठंडी थी। जब उसने खूनी मुलायम तलवार लहराई, खूनी खोपड़ी ने अपना मुंह खोला और रेड फायर तलवार को निगलना चाहा। रेड फायर तलवार से एक चीख निकली, जैसे कह रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की, दुष्ट कमीने। यह उसकी आवाज सिर्फ समर और रेड फायर तलवार की आत्मा ही सुन सकते थे।
रेड फायर तलवार ने भूरे बालों वाला एक एल्डर का उभार तैर कर लिया। वो बूढ़ा लगभग 6 फीट लंबा था। उसका चेहरा लाल था और उसके सारे बाल और दाढ़ी गायब थी। वो ब्राउन रंग का था। उसने दानियत का चोगा पहना था और वो किसी दिव्य प्राणी के जैसा लग रहा था। हालांकि वो वृद्ध स्पिरिचुअल शरीर कोई वास्तविक मनुष्य तो नहीं था। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और खून से लथपथ खोपड़ी वाली आत्मा पर तलवार से वार कर दिया। खोपड़ी टुकड़े टुकड़े हो गई, दुष्ट आत्माओं में बदल गई और गायब होने लगी। एल्डर के प्रशिक्षण से मैं वेल की तरह अपना मुंह खोला और नरम तलवार से सारी एनर्जी को अवशोषित कर लिया। नरम तलवार की तलवार आत्मा राख में बदल गई और वहां से गायब हो गई। एल्डर ने समर को गहराई से देखा और उसका प्रशिक्षण वापस नरम तलवार में चला गया। समर ने हैरान होते हुए धीरे से कहा, तलवार आत्मा? मेरी रेड फायर तलवार में एक तलवार आत्मा है और ये एक मानव आत्मा है। समर का मुंह सदमे से खुला का खुला रह गया, मानो उसने भी कोई भूत देख लिया हो। तलवार किंग जितेंद्र बजाज ने समर को बताया था कि रेड फायर तलवार तो बस एक उन्नत लेवल का हथियार है। जब उसे यह मिली थी तब उसमें तलवार की आत्मा नहीं थी, लेकिन अब रेड फायर तलवार में तलवार की आत्मा थी। तो वह हैरान कैसे ना होता। न केवल समर स्पिरिचुअल इक्विपमेंट से हैरान था, बल्कि पहला एल्डर वो ऐसा लग रहा था मानो कोई भूत हो। स्पिरिचुअल इक्विपमेंट असामान्य था और समर ने ऐसा किया कि वो तलवार मिल गई। विस्मय के बाद भय का दौर आया। पहले एल्डर का स्पिरिचुअल इक्विपमेंट कोमल तलवार अब नष्ट हो गया था। इसके अलावा वह गंभीर रूप से घायल भी हो गया था। क्या उसकी मौत अब निश्चित हो गई थी? पहले एल्डर ने अपना शरीर हिलाया और भागना चाहता था। वह समर की अजीबोगरीब चालों से डरकर हमेशा के लिए वहां से भाग जाना चाहता था। जब लोगों ने देखा कि पहला एल्डर भागने की कोशिश कर रहा है, तो वो सब के सब दंग रह गई। अनकन्वेंशनल टॉप शैतान के लिस्ट में उसका स्थान 30वां था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से अब कह रहा था कि वो भागना चाहता है। फिर भी ये लोग समर के बारे में सोचकर सिहर उठते। उसके पास एक स्पिरिचुअल तलवार थी। यह आदमी बहुत ही भयानक था और जब तक उसके पास ये तलवार थी तब तक किसी भी ओपोनेंट के सामने वो अजय था। तभी समर ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, भागना चाहते हो? रुक क्यों नहीं जाते? वो बिजली की तरह ऊपर उड़ गया और पहले एल्डर के बगल में चमका और उसके हाथ में पकड़ी हुई रेड फायर तलवार से वार कर दिया। समर ने पहले एल्डर का सिर काट दिया। पहले एल्डर की लाश आसमान में गिरी और चारों तरफ खून फैल गया। इस जनरेशन के अनकन्वेंशनल टोपेस्ट शैतान जो दशकों से अनकन्वेंशनल वर्ल्ड पर हावी रहे थे, क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के पहले एल्डर की अब मौत हो चुकी थी। ये सीन देखकर सब घबरा गए थे। समर कितना ताकतवर था, उसने एक ही बार में पहले एल्डर को भी मार दिया। क्या इसका क्या मतलब था कि ग्रैंड मास्टर लिस्ट में उसकी पोजीशन टॉप 30 में होगी? नहीं, ये टॉप 30 में नहीं होगा। उसने 30वें नंबर के फाइटर को मार डाला। निश्चित रूप से वो टॉप 20 में होगा, शायद टॉप 10 में भी जगह बना लेगा। इस समय लोगों ने एक यंग मास्टर को उभरते देखा और वो बिना रुके आगे बढ़ता जा रहा था। उसको अपनी तरफ आता देखकर सुखदेव का भी चेहरा काला पड़ गया। वो मारने के लिए अब उसको तैयार था। उसने धीरे से कहा, समर, तुम्हें अब मरने से कोई नहीं बचा सकता। समर ने पहले और दूसरे एल्डर दोनों को मरते देखकर सुखदेव का दिल गुस्से से भर गया था। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट में इन दोनों एल्डर का पूर्ण प्रभाव था। अगर वे अब भी यहाँ होते तो क्रिम्सन ब्लड सेक्ट फिर से बन सकता था। उनके बिना वो क्रिम्सन ब्लड सेक्ट में अकेला रह गया था। सुखदेव के लिए अकेले क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का पुनर्निर्माण करना बहुत बड़ी बात होगी और ये उसके लिए बड़ा झटका था। समर ने हंसते हुए कहा, सुखदेव, लगता है तुम उन दोनों के साथ नर्क में जाना चाहते हो। समर ने अना आज केवल 2 एल्डर को मार दिया, बल्कि समर लेग के मेंबर्स की मौत का बदला लेने के लिए वो सुखदेव को भी मारने वाला था। उसकी बात सुनकर सुखदेव ने गुस्से में आंखें सिकोड़ी और कहा, समर, ज्यादा गुस्ताखी मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए मार सकते हो क्योंकि तुमने पहले एल्डर को मार दिया? समर ने उसकी बात के जवाब में हंसते हुए कहा, तुम्हारा ब्लडी ज़ॉम्बी किंगडम मैंने पहले तोड़ दिया। मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास और क्या क्या है। सुखदेव ने अपनी बोहे सिकोड़ी और कहा,
समर, ये दुनिया का बहुत रहस्यमयी है। जो तुम अपने सामने देख रहे हो वो सब कुछ है नहीं। सुखदेव ने रहस्यमय ढंग से कहते हुए एक अजीब सा चेहरा बनाया। सुखदेव के मुंह से एक पुरानी गुरहाट निकली। उसकी छाती फड़कने लगी और उसके शरीर पर एक विशाल खूनी अजगर का उभार आ गया। एंशियंट खूनी अजगर की ब्लड लाइन टोटम। सुखदेव का भी एक ब्लड लाइन टोटम था। आसपास के लोग उसके ब्लड लाइन टोटम को देखकर हैरान होते हुए आपस में बातें करने लगे। भीड़ में खड़े एक लड़के ने कहा, ये सही है, ये सही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का सेक्ट मास्टर है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास ब्लड लाइन टोटम भी है। उसके पास खड़े लड़के ने सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ, ब्लड लाइन टोटम बहुत दुर्लभ है। लाखों लोगों में से एक ब्लड लाइन टोटम पावर को एक्टिवेट करने में सक्षम होता है। हालांकि सभी ब्लड लाइन वंशों के साथ साइड इफेक्ट भी होते हैं। पहले वाले लड़के ने धीरे से कहा, साइड इफेक्ट? तो क्या हुआ? अगर सुखदेव समर को मार सकता है तो फाइट जीत जाएगा। सभी लोग उस ब्लड लाइन टोटम को देखकर और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए थे। नॉर्मल टोटम कम थे और एक्टिवेट बायोडिलाइन तो और भी कम थे। एंशियंट टोटम इन दोनों टोटम से भी दुर्लभ थे। ब्लड लाइन टोटम को 9 लेवल में बांटा गया था। एंशियंट खूनी अजगर उन्नत लेवल की ब्लड लाइन में फर्स्ट क्लास में था, जो सेकंड क्लास के ब्लड लाइन के निकट था। समर ने चेहरे पर तिरस्कार के भाव के साथ मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम्हारे पास कोई बेहतर सीक्रेट हथियार है। आखिरकार ये तो बस टोटम की पावर है। ओह, कितना घटिया है ये। अगर सुखदेव का कोई टोटम होता तो कोई स्पिरिचुअल साधन होता तो वो ग्रैंड मास्टर किंगडम के एक्सपर्ट स्टेज को तोड़ता तो समर आश्चर्यचकित हो सकता था। फिर भी वो अपने ओपोनेंट का तिरस्कार करता था क्योंकि समर का टोटम पहले ही दूसरे लेवल का हो चुका था। घनत्व भी 10% बढ़कर अब 20% हो चुका था। समर को सुखदेव के टोटम से कोई डर नहीं था। हालांकि सुखदेव का टोटम बहुत पावरफुल था, फिर भी वो केवल फर्स्ट क्लास का उन्नत लेवल का टोटम था। समर की बकवास सुनकर सुखदेव का चेहरा उदास हो गया। उसने क्रूरता से कहा, कचरे, क्या तुम जानते भी हो कि ब्लड लाइन टोटम क्या होता है? 10 लाख लोगों में से एक को उसको जगा सकता है, और मैं तो फर्स्ट क्लास को उन्नत लेवल पर हूं। समझो इस बात को, तुम मर चुके हो। सुखदेव ने जाल बिछाया और खूनी अजगर टोटम एक विशाल असली एनर्जी वान ड्रैगन में बदल गया। वो समर की तरफ झपटा। खूनी अजगर एक पावरफुल दुष्ट जानवर था। सभी दुष्ट जानवरों के रिकॉर्ड में यह फर्स्ट क्लास के उन्नत लेवल के दुष्ट जानवरों में से एक था। यह एक भयानक जानवर था जो न केवल इंसानों के ताजा खून को पीता था बल्कि जिंदा इंसान को भी अपना शिकार बना लेता था। तभी समर ने अपना मुंह खोला और ड्रैगन की आवाज निकाली। उसने शैडो किंग के टोटम का इस्तेमाल नहीं किया। इस बार ड्रैगन के खून को एक्टिवेट कर लिया था। टोटम का 20% हिस्सा एक्टिवेट हो चुका था, जो ड्रैगन के प्रेत को बनाने के लिए पर्याप्त था। ड्रैगन एक ईश्वरीय जानवर था। सभी सिर्पों प्रकार के राक्षसी जानवरों, खासकर सांप प्रकार के दुष्ट जानवरों को वश में कर लेता था। ये खूनी अजगर खूनी सांपों में विकसित हुआ था और स्वाभाविक रूप से ड्रैगन से डरता था। अप्रत्याशित रूप से वह एंशिएंट खूनी अजगर सीधा जमीन पर गिर पड़ा और सबकी नजरों के सामने उसने समर के नीले ड्रैगन टोटम के सामने घुटने टेक दिए। विशाल सांप का शरीर डर के मारे कांपता रहा। एक और गोरी रेखा। सुखदेव की स्थिति कितनी दुखद थी, इस पर जोर देना मुश्किल है। अगर वो जाग सकती तो एक मुर्गे के ब्लड लाइन टोटम नीले ड्रैगन के ब्लड लाइन टोटम के सामने घुटने नहीं टेकती। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुर्गे की ब्लड लाइन टोटम केवल फिनिक्स की ब्लड लाइन टोटम के सामने घुटने टेकती थी, नीले ड्रैगन की रेपुटेशन के सामने नहीं। यह अफसोस की बात थी, सुखदेव में एक्टिव एंशिएंट खूनी अजगर टोटम था। चाहे वो कितना भी उल्लेखनीय क्यों न रहा हो, अपने पूर्वज नीले ड्रैगन को देखते ही घुटने टेक देता। सभी सांपों का पूर्वज उसके पास था। सुखदेव की हालत देखकर आसपास के लोग हैरानी से आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक आदमी ने हैरान होते हुए धीरे से कहा, अरे, क्या कुछ गड़बड़ है? ऐसा कैसे हो गया? एंशिएंट खूनी अजगर टोटम घुटने टेक रहा है। उसके पास खड़े लड़के ने धीरे से कहा, अरे भाई, ये सुखदेव तो फर्स्ट क्लास के उन्नत टोटम का है। एंशिएंट काल में सुखदेव प्रजाति को अविश्वसनीय रूप से दुष्ट जानवर माना जाता है। तुम घुटने कैसे टेक सकते हो? एक और आदमी ने धीरे से कहा, साइन,
ये सुखदेव के लिए एक त्रासदी है। इस अद्भुत टोटम ने दूसरे के सामने घुटने टेक दिए। ये उसे मारने से भी ज्यादा उसे परेशान कर रहा होगा। आसपास के सभी लोग सुखदेव को करुणा से देख रहे थे। हालांकि इस करुणा को चाहे जिस नजर से देखा जाए, ये उपहास और व्यंग से भरी हुई थी। आसपास के ज्यादातर लोग एंशियंट फाइटर थे। ये सभी अनकन्वेंशनल शैतानों पर बेहद नाराज थे, क्योंकि उनके एल्डर और छोटे भाई दोस्त को अनकन्वेंशनल फाइटर्स ने मार डाला था। वे गुस्से में थे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सुखदेव बहुत ताकतवर था। अब उससे अलग पावरफुल एंशियंट खूनी अजगर टोटम घुटनों के बल बैठ गया। ये स्पष्ट था कि उसे समर के टोटम ने दबा दिया था। सब उसका मजाक उड़ाने लगे। लोगों के तानों की प्रतिक्रिया ने सुखदेव के खून की एक मात्रा थूक दी। सुखदेव को लगा जैसे आज उसका दिन ही नहीं था। समर उसका अपराजय ओपोनेंट था। उसका ब्लडी ज़ोंबी किंगडम एंशियंट खूनी अजगर टोटम समर को मार सकता था। उसका सबसे मजबूत पत्ता दुश्मन के आगे घुटने टेक चुका था। समर के किंगडम द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ठीक उसी समय जब उसने सोचा कि सुखदेव उस पुराने खूनी अजगर को अपनी तलवार से काट डालना चाहता था, तो इस ड्रैगन ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया था। समर अहंकार के साथ हंसते हुए बोला, मैंने कहा था कि तुम एक कूड़े का टुकड़ा हो। तुमने तब मुझ पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। रक्त दानव कुंड में समर को यह समझ में आ गया कि उसके शरीर में मौजूद ड्रैगन रक्त में खूनी सांपों और सरीसृपों जैसे जानवरों को दबाने की पावर है। इसलिए जब सुखदेव ने अपने एंशियंट खूनी अजगर टोटम को छोड़ा, तो समर को डर नहीं लगा, बल्कि वो इससे खुश हुआ। खैर, ये सुखदेव ग्रैंड मास्टर किंगडम के चरम पर था। अगर उसने अपने किंगडम और ब्लड लाइन टोटम पावर का उपयोग नहीं किया, लेकिन समर पर हमला करने के लिए मार्शल आर्ट तकनीक का इस्तेमाल किया, तो समर के लिए जीतना मुश्किल होगा। हालांकि ये सुखदेव समर के खिलाफ एक बेवकूफ था। उसने खूनी लाशों के साम्राज्य और अपनी टोटम पावर दोनों का इस्तेमाल किया। ये दोनों पावरें, जो आमतौर पर अजेय थी, अब एक दूसरे से लेना देना बिल्कुल नहीं रखती थी। जब सुखदेव ने समर को फिर से अपने टोटम की निंदा करते सुना, तो वो खंडन करना चाहता था, लेकिन वो अवाक रह गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो कुएं का एंशियंट खूनी अजगर टोटम के ठीक सामने घुटने के बल बैठा था। तभी समर का नीला ड्रैगन टोटम फिर से दहाड़ा। उसने अपना मुंह खोलकर एक विशाल काला भंवर बनाया और उस एंशियंट खूनी अजगर टोटम को अपने पेट में निगल गया। नीले ड्रैगन के लॉन्च ने जब एंशियंट खूनी अजगर को खा लिया, तब उसने एक नीली चमक छोड़ी। लॉन्च और भी ठोस हो गया और उसकी आंखें हिलकर समर के शरीर में वापस आ गई। सुखदेव ने एक और खूनी गोला थूका। इस बार ये गुस्से की वजह से नहीं, बल्कि उसके खून के अंदर समा जाने की वजह से हुआ था, जिससे उसके इंटरनल ऑर्गन्स को भारी नुकसान पहुंचा था। आज सुखदेव ने अब तक का सबसे ज्यादा खून बहाया। उसके इंटरनल ऑर्गन्स टूट गए और खून बहने लगा। समर की तरफ चलते हुए ठंडे और उदास भाव से मुस्कुराते हुए बोला, सुखदेव, तुम मर सकते हो। हर कदम पर उसके किलिंग इंटेंट बढ़ती गई। आखिरकार ये काले धुएं के एक ग्रुप में संगठित हो गई। एल्डर मॉन्क मास्टर ने एक बार समर से कहा था, जितना हो सके कम हत्या करे, क्योंकि एक मजबूत किलिंग एनर्जी उसके शरीर के लिए हानिकारक होगी। दरअसल यह उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रही थी, लेकिन यह अस्थायी रूप से इसलिए नहीं फूटी क्योंकि यह उसकी रक्त वाहिकाओं द्वारा दबा दी गई। इस समय तक सुखदेव ने अपनी सारी रणनीतियां इस्तेमाल कर ली थी। उसका शरीर भी बुरी तरह से अब घायल हो चुका था। अगर वो मार्शल आर्ट स्किल्स में इस्तेमाल करना भी चाहता, तो उसके पास पर्याप्त एनर्जी नहीं बची थी। सुखदेव की आंखें अचानक सिकुड़ गई, मानो घबराहट का एक झोंका आया हो। उसे मौत की सांस महसूस हुई। समर की जानलेवा आत्मा ने उसे भयभीत कर दिया था। उसने मन ही मन में सोचा, भागो, मुझे भागना ही होगा, मैं यहां नहीं मर सकता। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक गई। सुखदेव गुस्से से चिल्लाया, मेरा रक्त सार जला दो, रक्त शैतान भाग जाओ। सीधे अपने रक्त सार को जलाने से पहले वो घूम गया और बिजली की तरफ भाग गया। मानव शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट अंग रक्त सार था,
दुर्लभ बहुत था और इसकी एक बूंद भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती थी। सुखदेव के रक्तसार को सीधे जलाने से उसके शरीर को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। अगर वो जीवन या मौत की सिचुएशन में नहीं होता तो सुखदेव अपने रक्तसार को नहीं जलाता, क्योंकि वो जानता था कि एक बार ऐसा करने पर उसकी पावर ग्रैंड मास्टर शिखर से जन्मजात अवस्था तक गिर जाएगी। हालांकि उसका किंगडम लेवल बहुत गिर गया था, फिर भी जीवित रहने के लिए सुखदेव अपने रक्तसार को जलाने का ऑप्शन ही सिलेक्ट कर सकता था, क्योंकि समर बहुत भयानक था। उसकी गति बहुत तेज थी, बिल्कुल लाल बिजली की तरह। वो एक सेकंड में कई मीटर उड़ गया। तभी समर का शरीर हिल गया और उसकी गति तेज हो गई। वो सीधे मृग तृष्णा में बदल गया। सुखदेव का पीछा करने लगा। चूंकि उसकी रक्त वाहिकाएं दूसरे लेवल पर विकसित हो गई थी, इसलिए समर की गति में सुधार हुआ और वो पहले से 2 गुना हो गया था। अगर ये पहले होता तो समर के लिए सुखदेव को पकड़ने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब उसके लिए आगे निकलना वास्तव में आसान था। समर को अपने पीछे देखकर सुखदेव का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हैरान होते हुए कहा, क्या उसने मुझे पीछे छोड़ दिया? समर की स्पीड बहुत तेज थी, यहां तक कि उसके रक्तसार को जलाने के बाद भी स्पीड से भी तेज। इस समय सुखदेव का पूरा शरीर कांपने लगा। वो डर गया था और जब समर की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत थी। समर के हाथ में रेड फायर तलवार एक मेट्रोइड की तरह या उससे भी तेज सुखदेव की गर्दन की तरफ घूम गई। सुखदेव हवा में था और उसका सिर धड़ से अलग होकर आसमान में उड़ गया। खून की कुछ फुहारें आसपास के दर्शकों पर गिरी, लेकिन किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सर्वोच्च अनकन्वेंशनल शैतान सुखदेव, क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का सेक्ट मास्टर, मर गया था। सुखदेव की मौत ने क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के अंत की घोषणा कर दी, जो अनकन्वेंशनल पथ की बेस्ट पावर था, लेकिन कब अब अस्तित्व में वो नहीं था। पूरे एरिया में जानलेवा सन्नाटा छा गया था। पूरा फाइटिंग एरेना अफरी तफरी में डूब गया। सबके मुंह इतने खुल गए थे कि बत्त का अंडा भी उनमें फंस जाए। सब दहशत में भर गए थे। चेहरे पर समर को देख रहे थे। सुखदेव मर चुका था। समर ने उसे मार डाला। यह खबर बहुत चौंकाने वाली थी, भयानक थी और हर कोई डर गया था। यहाँ समर कितना पावरफुल था। वो सुखदेव को मार सकता था, तो क्या वो ग्रैंड मास्टर किंगडम के बाकी फाइटर्स को भी मार सकता था? समर लेक का हेड ऑफिस पहले कभी इतना शांत नहीं रहा था। गिरती हुई सुई की आवाज भी सुनाई देने लगी थी। यहाँ तक कि पेड़ पर बैठे पक्षी भी कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। समर की जबरदस्त ताकत से सब डर गए थे। यहाँ तक कि समर लेक के लोगों की बात है, वे सभी समर की तरफ पूजा की भावना से देखने लगे थे। उनको वो देवता लगने लगा था। गॉड फादर समर अजय हैं, गॉड फादर समर अजय हैं। किसी को नहीं पता था कि समर लीग का कौन सा मेंबर पहले चिल्लाया, लेकिन लीग के सभी लोग सामने समर के घुटने टेक कर बैठ गए और एक साथ चिल्लाए। समर बीच में खड़ा था। उसके शरीर से एक नीली चमत्कार रोशनी निकली। उसने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। भीड़ में खड़े सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक लड़के ने अपने पास खड़े लड़के से कहा, इस फाइट के बाद समर मार्शल आर्ट वर्ल्ड पर छा जाएगा। बाद में उसे नीचा दिखाने का साहस नहीं करेगा। उनके पास खड़े लड़के ने कहा, हाँ हाँ, ये सही है। मुझे जल्दी से घर वापस जाना होगा। अपने परिवार को बताना होगा कि समर से दोस्ती करें, उसे नाराज न करें। पहले वाले लड़के ने धीरे से कहा, हाँ हाँ, इस तरह की अद्वितीय प्रतिभा सदियों में एक बार ही देखने को मिलती है। हो सकता है वो आगे चलकर मार्शल आर्ट वर्ल्ड को एकजुट कर दे। दूसरे लड़के ने सिर हिलाकर कहा, यह संभव है। मार्शल आर्ट वर्ल्ड को 100 साल पहले डार्क नाइट एम्परर ने एकीकृत किया था। फिर डार्क नाइट एम्परर गायब हो गया। मार्शल आर्ट वर्ल्ड फिर से विभाजित हो गई। उस पहले वाले लड़के ने कहा, मैंने केवल इतना कहा है कि संभव हो सकता है। मैंने यह नहीं कहा कि निश्चित रूप से होगा। आसपास के एंशिएंट मार्शल आर्ट फाइटर अलग अलग पावरफुल मार्शल आर्ट्स परिवारों के सेक्ट से थे। ये सब बहुत कुछ जानते थे, विशेष रूप में बहुत सारे सीक्रेट। उनमें से कई लोगों ने समर का बहुत इंपॉर्टेंस दिया, यहाँ तक कि उसकी तुलना डार्क नाइट एम्परर से भी कर दी थी। डार्क नाइट एम्परर जो 100 साल पहले अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था, 20 वर्ष की आयु में ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल में पहुंचा। लिस्ट में शामिल सभी फाइटर्स को पराजित कर दिया, बल्कि किंगडम में अजय बना रहा। डार्क नाइट एम्परर ने ऑर्थोडॉक्स पाथ में सभी महारथियों को हराकर ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्ट वर्ल्ड पर अपना दबदबा कायम कर लिया था।
उन्होंने 100 साल पहले मार्शल आर्ट वर्ल्ड को एकीकृत किया था। उस दुनिया के सभी फाइटर्स को नंबर 1 दिया था। बाद में एम्परर की छोटे बहन को अनकन्वेंशनल लोगों ने बेरहमी से मार डाला। इससे एम्परर बहुत गुस्सा हो गया और वो अकेले ही नंबर 1 शैतानों से लड़ने उनके इलाके में चला गया और आखिरकार उसने 100 साल पहले 81 शैतानों को मार डाला था। यह युद्ध अविश्वसनीय रूप से कठिन था। पहाड़ और नदियां दरक गई थी और उसके बाद एक शहर पूरी तरह से गायब भी हो गया था। लोग उसके बाद दृश्य से अंदाजा लगा सकते थे कि फाइट कितनी भयानक हुई होगी। अंत में अनकन्वेंशनल पाथ के सभी 81 शैतान मारे गए और डार्क नाइट एम्परर बिना किसी निशान के गायब हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि 81 शैतानों के साथ वो भी मर गया। कुछ लोगों ने कहा था कि वो एम्परर किंगडम को तोड़कर दूसरे स्थान पर चला गया था। संक्षेप में, फाइट में बाद डार्क नाइट एम्परर गायब हो गया था। मार्शल आर्ट की दुनिया में एक बार फिर अपने अपने एरिया और स्वार्थ के लिए विभाजित हो गया था। हालांकि अनकन्वेंशनल वर्ल्ड के 81 शैतान उस फाइट में मारे तो गए थे, लेकिन उनके नीचे के शैतान नहीं मरे थे। 100 साल के पुनर्निर्माण के बाद दुष्ट आत्मा फिर से जीवित हो गई। कुछ प्रतिभाशाली लोग 81 शैतान बन गए। समर कुछ समय पहले ही एंशियंट मार्शल आर्ट वर्ल्ड की दुनिया में प्रवेश कर गया था। उसे डार्क नाइट एम्परर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो 100 साल पहले एक अद्वितीय फाइटर था। यह एक ऐसा प्रतिभाशाली फाइटर जिसने एंशियंट और अनकन्वेंशनल दोनों को रास्तों में दबा दिया था। आसपास के लोग समर की तुलना डार्क नाइट एम्परर से कर रहे थे, जिससे समर को भी अब खुशी हो रही थी। हालांकि खुशी के बाद समर सोचने लगा, अगर उसे दुष्ट 81 शैतानों को मारने के लिए कहा जाए तो क्या वो ऐसा कर पाएगा? जाहिर है कि नहीं। निश्चित रूप से समर की ताकत ऐसा नहीं कर सकती थी। लेकिन अब आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या समर उन 81 शैतानों को खत्म करेगा? क्या होगा आगे इस कहानी में? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप लोग ऐसे ही बड़े बड़े एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमें जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक कहानी को पहुंचाइएगा। और साथ ही दोस्तों, इस कहानी के टाइम में भी कोई बदलाव चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा।